हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ सिप्रेशन, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर की बुक और प्रिडिक्टिव होम्योपैथी की। तो इसमें हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने चैप्टर 5 तक पढ़ना है तो आप पीछे के लिंक्स में जाके देख सकते हैं सारी वीडियोस, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक्स शेयर कर दूंगी आप सभी को। तो आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 का हेडिंग है साइंस ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम। तो इसमें सर ने क्या बताया ये देखेंगे हम आज। एवरी होम्योपैथ इज़ ए होलिस्टिक हीलर। तो होम्योपैथी में हमेशा हम एज अ होल लेते हैं पेशेंट को, तो इसीलिए हम अपने आप को एक होलिस्टिक हीलर कह सकते हैं। ही देयरफॉर हैज़ बाउंडेड ड्यूटी टू नो द मेकअप ऑफ मैन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए मैन एंड हाउ हिज ऑर्गन फंक्शंस। ठीक है, तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए हमको एज अ होल पेशेंट का पता होना चाहिए। उसका मेकअप कैसा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसके जो ऑर्गन्स हैं, उसकी जो फंक्शनिंग है ऑर्गन्स की, वो सारा कुछ क्या है, सारा कुछ हमको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ अ यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। ऑल सेल्स हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर वेदर इट बिलोंग्स टू स्किन, बोन, लिवर और ब्रेन। तो ये हमने पढ़ा ही है कि सेल्स होते हैं, सेल्स जो हमारा बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। फिर सेल से हमारे बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से फिर बॉडी बनती है पूरी। ऑल दीज सेल्स हैव ए न्यूक्लियस विथ क्रोमोसोम, और हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस और उसका क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम क्या करता है? क्रोमोसोम बियर्स ऑन देम लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जीन्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। जीन्स आर यूनिट विच गाइड द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स। तो जीन्स जो होता है वो हमारा सेल्स का यूनिट है, जिसकी वजह से हमारे सारे जो है परफॉर्मेंस होती है सेल्स की। जीन्स हैव ए ट्रिपलेट कोड कॉल्ड जेनेटिक कोड विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, तो जो ट्रिपलेट कोड्स होते हैं जिनको हम जेनेटिक कोड कहते हैं, वो कहाँ से हमको मिलते हैं? हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। जेनेटिक कोड जीनोम इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट द रिजल्टेंट इंडिविजुअल। तो ये जो जेनेटिक कोड जीनोम होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, इंडिविजुअल को बनाने के लिए। दिस कोड मैप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट द स्ट्रक्चर, बिल्ड एंड लुक ऑफ ए इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये जो कोड मैप होता है ये किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, लुक कैसा है ना। सेकंड, द बेसिक नेचर ऑफ द इंडिविजुअल। हर एक इंसान का अपना एक बेसिक नेचर होता है, बेसिक नीड होती है, उसको डिसाइड करता है ये जेनेटिक कोड। द नेचर, इमोशंस, अटैचमेंट, सेंसिटिविटी, रिएक्शंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल अपसेट्स डेट ही विल बी प्रोन टू। ठीक है, तो उसका नेचर कैसा होगा, उसके इमोशंस कैसे हैं, उसकी अटैचमेंट, सेंसिटिविटी, रिएक्शंस तक भी मतलब इसके थ्रू डिसाइड होती है। और फिजिकल और मेंटल अपसेट्स जिनको लेके वो बहुत ज़्यादा प्रोन है। ठीक है, हिज टॉलरेंस टू वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक हीट, कोल्ड, सन, विंड, मून, रेन, सनलाइट, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। ठीक है, उसकी टॉलरेंस पावर भी यही डिसाइड करता है कि वो हीट, कोल्ड से, इन चीज़ों से कितना इफेक्ट होता है। डिज़ायर, एवर्जन्स, थर्स्ट एंड एपेटाइट, ये सारी चीज़ें भी इसी से डिसाइड होती हैं। एनी सिम्टम फिजिकल और मेंटल विच इज़ पिक्यूलियर फॉर दैट इंडिविजुअल। ठीक है, ये सारा कुछ जो है हमारा कोड मैप से डिसाइड होता है। व्हेन ऑल दीज आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर प्रिस्क्राइबिंग इट बिकम्स अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम। अगर हम ये सारी चीज़ों को लेके प्रिस्क्रिप्शन में इसको कंसीडर करके प्रिस्क्राइब करें तो यही हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम कहलाता है। हाउ डज दिस कोड एक्सप्रेस? अब ये जो जेनेटिक कोड है वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है? दिस जेनेटिक कोड एक्सप्रेस इज सेल्फ बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। ठीक है, किस तरह के प्रोटीन्स बन रहे हैं बॉडी में, वही इन चीज़ों को डिसाइड करता है कि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम क्या है। दीज प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या होती हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, जो मतलब बॉडी का सॉलिड स्ट्रक्चर होएगा वो होता है हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाता है। दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज डिफरेंटली इन अकॉर्डेंस टू द नेचर इनहेरिटेड बाय द इंडिविजुअल। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल का इनहेरिटेड नेचर है उसके अकॉर्डिंग ही ये प्रोटीन जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। हैंस द शेप एंड फीचर्स ऑफ फेस ऑफ ए पर्सन शैल टू ए ग्रेट एक्सटेंट रिफ्लेक्ट्स हिज नेचर। ठीक है, तो जो उसका जो फेस, जैसे कई लोग फिजियोग्नॉमी के थ्रू भी उसका नेचर बता देते हैं ना, कि इसकी नोज़ ऐसी है तो ये ऐसा होगा, फेस का शेप ऐसा है तो इसका बिहेवियर ऐसा होगा। तो वही चीज़ें जो है वो डिसाइड करता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और उसके थ्रू ही हम उसके नेचर रिफ्लेक्ट होता है उसका। ठीक है,
enzymatic protein. Enzymatic proteins, these proteins are proteins which form the part of the human biochemistry. ये हमारी बायोकेमिस्ट्री को डिसाइड करता है, जो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होते हैं, एंड आर सर्कुलेटेड इन द ब्लड. These proteins are either in the form of enzyme, catalyst, neurotransmitter or hormones and are associated directly or indirectly with maintaining the equilibrium of the human biochemistry. ठीक है, तो ये जो हमारा क्या क्या बनाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन से बनता है, एंजाइम, कैटलिस्ट, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स, ये सारा कुछ ये डिसाइड करता है और बनाता है. और ये क्या करता है आगे जाके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंटेन करता है ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री की इक्विलिब्रियम को. They are involved in all the biochemical reaction in the human body in one way or the other. ठीक है, ये सारे हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में. All these reaction are in complete balance and not independent of each other. These reaction are in complete balance. हर एक रिएक्शन जो है complete balance में है और सारे एक दूसरे के साथ जुड़े भी हैं. मतलब नॉट इंडिपेंडेंट है, मतलब एक तरह से सारे एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. एंड दिस बैलेंस इज कॉल्ड, और इसी बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस. डिस्टर्बेंसेस इफ एनी इन द अबव बैलेंस इज ड्यू, अब मतलब होम्योस्टेसिस में कब डिस्टर्बेंस आएगा, जब हमारे इन चीज़ों में डिस्टर्बेंस आएगा, हमारी बायोकेमिस्ट्री में, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में, एंजाइम्स में, कैटलिस्ट में, इन चीज़ों में जब इम्बैलेंस आएगा तो हमारी होम्योस्टेसिस में भी इम्बैलेंस आएगा. द डिस्टर्बेंस इफ एनी इन द अबव बैलेंस इज ड्यू टू माल सिंथेसिस विच इज़ जेनेटिक इन ओरिजिन. कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी सिंथेसिस ही नहीं हो रही है, माल सिंथेसिस का मतलब यही हुआ ना, हो ही नहीं रही है उसकी सिंथेसिस, तो वो जेनेटिकली ओरिजिनेट हो सकता है, कोई उसका जेनेटिक ओरिजिन है. सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोटीन इन द ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री. जैसे बाहर से हमने कोई चीज़ डाल दी, जैसे कि वैक्सीनेशन में होता है, ठीक है, उसमें भी हम क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन डालते हैं ऊपर से, है ना, तो उसकी वजह से प्रोटीन बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है होम्योस्टेसिस हमारा डिस्टर्ब हो. वैक्सीनेशन आ सकता है, उसमें इंसेक्ट बाइट आ सकता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स आ सकते हैं, टॉक्सिन्स फ्रॉम किल्ड बैक्टीरिया आफ्टर एंटीबायोटिक्स. जैसे एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या करता है, सेल्स अंदर जो हुई बैक्टीरिया है उनको किल कर देता है, तो जो किल करने के बाद जो उसके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, जिससे बोलते हैं हम कि भूख भी मर जाती है, एंटीबायोटिक्स लेके वीकनेस फील होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और प्रोटीनीशियस ऑइंटमेंट, जैसे हमारे वो वेक्साइड, एक्सबाम, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो etc. Proteins synthesized by cell due to shock, grief and mortification can upset the homeostasis, causing a reverse RNA-DNA synthesis, which may result in grave diseases like cancer. तो क्या होता है, ये सारे तो हमारे हो ही गए जो हम बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, वैक्सीनेशन वगैरह जो हमने देखी. और कई बार कुछ ऐसे भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं हमारे सेल में थ्रू इमोशंस हमारे, जैसे कोई शॉक में चला गया एकदम डर के, ठीक है, या ग्रीफ में चला गया, काफ़ी टाइम से मॉर्टिफिकेशन में चला गया. ये सारे भी जो हमारे बॉडी में जो बायोकेमिस्ट्री को चेंज करते हैं और हमारे होम्योस्टेसिस को क्या करते हैं, रिवर्स उसमें ले आते हैं, और आरएनए डीएनए सिंथेसिस भी रिवर्स उसमें आ जाता है, और उसकी वजह से हमारे बहुत ग्रेव डिजीजेस होने का खतरा आ जाता है, जैसे कैंसर होता है. ठीक है, तो डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस इम्पेयर इम्यूनिटी एंड कॉजेज फिजिकल एज वेल एज मेंटल सिम्टम्स. ठीक है, तो होम्योस्टेसिस जैसे डिस्टर्ब होएगी उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे. तो अगर हम एक्सटर्नली कोई चीज़ डाल रहे हैं उससे भी हो रहा है, अगर हम इंटरनली कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी इमोशंस के थ्रू उसकी वजह से भी हो रहा है, और कुछ माल फंक्शनिंग, माल सिंथेसिस जो जेनेटिक ओरिजिन होते हैं उनकी वजह से भी हो रहा है. दस कॉज और एलिमेंट्स फ्रॉम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिस्क्राइबिंग द सिमिलिमम. इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कॉज क्या है उसके पीछे और एलिमेंट्स क्या हैं, तो वो ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सिमिलिमम लाने के लिए. इमोशनल प्रिस्क्राइबिंग. बिहेवियर एसोसिएटेड विद इमोशन, सबकॉन्शियस मोटर एंड सेंसरी ड्राइव and the intrinsic feeling of pleasure and punishment are function performed mainly by subcortical structures located in the basal region of the brain. तो जो हमारे बिहेवियर एसोसिएट होते हैं इमोशंस के साथ वो सबकॉन्शियस मोटर एंड सेंसरी ड्राइव और इंट्रिंसिक फीलिंग ऑफ प्लेजर और पनिशमेंट को परफॉर्म करते हैं मेनली बाय सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द बेसल रीजन ऑफ द ब्रेन जो होता है हमारा, वहाँ पे जो हमारे सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो फंक्शनिंग परफॉर्म्ड होती है वो कैसे डिस्टर्ब होती है, इन चीज़ों से, पनिशमेंट, प्लेजर, फीलिंग ऑफ पनिशमेंट, प्लेजर, इन चीज़ों से. ठीक है, कोई भी इमोशंस अगर आ रहे हैं सबकॉन्शियस मोटर और सेंसरी ड्राइव में
तो दिस रीजन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ व्हाट वी कॉल एज द बेसल रीजन ऑफ द ब्रेन. दिस रीजन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ व्हाट वी कॉल एज लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, तो ये जो हमारा बेसल रीजन ऑफ द ब्रेन है, जो इन सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर जहाँ पे लोकेटेड होता है, उसके अंदर जो ये फीलिंग्स की वजह से डिस्टर्बेंस आती है, इसको हम क्या बोल देते हैं? लिम्बिक सिस्टम बोल देते हैं. द बायोकेमिकल होम्योस्टेसिस व्हेन डिस्टर्ब कैन इन्फ्लुएंस द लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, जब भी हमारा कोई बायोकेमिकल होम्योस्टेसिस होएगी, बायोकेमिकल रिएक्शन होएगी जिसकी वजह से होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होएगी, तो वो हमारे किसको इन्फ्लुएंस करेगी? लिम्बिक सिस्टम को. ठीक है, लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस एंड स्टिमुलेट वेरियस नर्व सेंटर्स टू सिक्रीट डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, जैसे ही हमारा लिम्बिक सिस्टम इन्फ्लुएंस हुआ और उसके साथ साथ क्या हुआ? हाइपोथैलेमस भी इन्फ्लुएंस हुआ और उसके बाद स्टिमुलेट हुए वेरियस नर्व सेंटर्स, और उन्होंने क्या सिक्रीट किया? नर्व सेंटर्स ने न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रीट किया. द डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीटेड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस इमोशन एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर. ठीक है, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलेंगे तो ये अलग अलग इमोशंस को जन्म देंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए, और बिहेवियर को भी प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर ही हमारे बिहेवियर और इमोशंस को वो करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं या उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे कि सिक्रेशन ऑफ डोपामाइन, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, एनसेफ्लिन, एंडोर्फिन, एड्रेनलिन एक्सेट्रा कैन बी एक्सेस और डिफिशिएंट डिपेंडिंग अपॉन द बेसिक नेचर ऑफ द पेशेंट. ठीक है, जैसा उसका बेसिक नेचर होगा. कब कई लोग जो होते हैं ना, कई लोगों की फैमिली में देखा होगा ना, ग्रीफ जो हो रहा है ना वो चला आ रहा है, उनकी फैमिली में ग्रीफ चला आ रहा है. मतलब उनकी परदादा बोलते हैं ना कई लोग कि मेरे घर में डिप्रेशन है. मेरे फादर इन लॉ जो मेरे जो फादर थे वो भी एंटी डिप्रेशन लेते थे, उनको भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम. अब हमारे ये जो इस जनरेशन में भी हो रहा है और हमारे बच्चों में भी ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है. तो वो जनरेशन टू जनरेशन जो होता है पास आउट होती रहती है. तो वही इन्होंने बताया, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो हमारे नेचर, बिहेवियर को डिसाइड करते हैं, और जो बेसिक नेचर ऑफ द पेशेंट होता है वो वहाँ पर से लेके आता है उसको. दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक कोड. Sad constitution like ignitia, natramure, acid phos, sepia may have a genetic tendency to decrease secretion of norepinephrine और serotonin. ठीक है, तो इनके अंदर वो जेनेटिकली ही वो सिक्रेशन उसकी जो है वो कम है. ठीक है, जिसकी वजह से उनके अंदर ग्रीफ है. जो हमारी सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन है, ये हमारे ग्रीफ को प्रोड्यूस करती हैं. तो उसके अंदर वो जेनेटिकली ही, बेसिकली ही उसके अंदर वो चीज़ की कमी है, और वो वैसे ही स्टेज में रहता है और वैसे ही चीज़ों को फिर अट्रैक्ट भी करता है. तो उसकी लाइफ में वैसी घटनाएं भी होती हैं जिसकी वजह से वो उस चीज़ को और गहरा करती जाती है, फिर वो डिल्यूजन में कन्वर्ट हो जाती है ना. चीयरफुल, मर्थफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक कैनबिस इंडिका, लैक्टिसिस, हायोसाइमस, बेलाडोना में हैव ए जेनेटिक टेंडेंसी टू सिक्रीट मोर ऑफ डोपामाइन. ठीक है, इनमें डोपामाइन की सिक्रेशन ज़्यादा है, इसलिए खुश रहते हैं ये लोग. Thus, various neurotransmitter will be secreted in different individual in different quantity, giving these individual their basic characteristic, which incidentally correspond to their basic structure and features. ठीक है, तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं ये सिक्रीट होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल में, डिफरेंट क्वांटिटी में. जैसे हायोसाइमस में कुछ अलग तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर हो रहे हैं सिक्रीट, इग्निशिया में अलग तरीके के हो रहे हैं, और वही इनके बेसिक नेचर को बनाते हैं और इनकी स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर और फीचर्स को बनाते हैं. ठीक है, सिक्रीशन ऑफ दीज न्यूरो ट्रांसमीटर कैन ऑल्सो कम अबाउट इन एक्सेस और इन डिफिशिएंट इन इंडिविजुअल ड्यू टू सडन शॉक, प्रोलॉन्ग ग्रीफ, एप्रीहेंशन और मॉर्टिफिकेशन. तो ये जो कुछ तो जेनेटिक ही चले आ रहे हैं, और कुछ जो होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर वो कब आते हैं, जब कम या ज़्यादा कब होते हैं, जब कोई इंडिविजुअल सडन शॉक में जाए, कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाए जिसकी वजह से वो डर के एकदम शॉक में चला जाए, या प्रोलॉन्ग ग्रीफ में चला जाए, कोई डिसअपॉइंटेड लव हो गया, या कोई ऐसी डेथ हो गई लाइफ किसी की, अपने लव्ड वन की, प्रोलॉन्ग ग्रीफ में चला गया, या एप्रीहेंशन में काफ़ी टाइम तक रहा, वो मॉर्टिफिकेशन में रहा, तो उससे भी ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक्सेस या डेफिशिएंट उसमें आ सकते हैं. इन दीज केसेज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर लेवल इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेरली, गिविंग टू टेम्परेरली चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. ठीक है, तो ये जो होते हैं ये टेम्परेरली टाइम के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं. जेलसीमियम इज इन नर्वसनेस, स्टैफिसिगेरिया इन मॉर्टिफिकेशन, इग्निशिया इन ग्रीफ आर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑन लोकल इमोशनल लेवल वेयर बेसिक जेनेटिक कोड इज नेग्लेक्टेड. ठीक है, कई बार हम इस तरह से भी कई लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं ना कि मॉर्टिफिकेशन है तो स्टैफ दे दो, ग्रीफ है तो इग्निशिया दे दो, है ना. तो ये टेम्परेरली फेज के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं. वहाँ पे हम जेनेटिक कोड को नेग्लेक्ट कर रहे हैं.
दिस अमाउंट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग फॉर डिजीज़ इन मैन रदर देन मैन इन डिजीज़ विच में लीड टू डेंजरस सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमको प्रिस्क्रिप्शन नहीं करनी है, हमको हमेशा उसका जेनेटिक कोड भी देखना है साथ में। तो ये हमारे लिए डेंजरस सप्रेशन ला सकता है इफ़ द वाइटल फोर्स इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट इट। अगर उसका वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होगा उसको रेजिस्ट करने के लिए, अगर तो स्ट्रॉन्ग इनफ होएगा तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, मगर उसकी अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसका इम्यून ही कम है, इम्यूनिटी ही उसकी डाउन हो रखी है और उसका वाइटल फोर्स ही डाउन हो रखा है, वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, तो फिर वो भयंकर सप्रेशन में जा सकता है। तो इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन कभी नहीं करनी चाहिए। प्रिस्क्राइबिंग फॉर डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड ओनली ऑन मेंटल स्फीयर विदाउट कंसिडरिंग द जनरल एंड फिजिकल मेकअप इज़ व्हाट इज़ नोन एज इमोशनल प्रिस्क्राइबिंग। इसी को हम इमोशनल प्रिस्क्राइबिंग कहते हैं, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। Effect of various neurotransmitter on the human mind is shown in the table below. Doctors who consider only the physical symptoms are tempering. सर ने एक चार्ट बनाया है इसमें, जिसमें सारे न्यूरोट्रांसमीटर के साथ उनके इमोशंस को बताया हुआ है। तो ये चार्ट है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन माइंड, इफेक्ट्स ऑन माइंड, न्यूरोट्रांसमीटर्स देयर इफेक्ट्स ऑन माइंड। तो फर्स्ट है ब्लॉक इन नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। अगर ये दो न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं ब्लॉक्ड हो गए तो हमारे में क्या इमोशंस दिखेंगे? सैडनेस, ये क्या करेगा? कॉजेज सैडनेस, डिस्पेयर, ग्रीफ, अनहैप्पीनेस, माइजरी, रिड्यूस्ड एपेटाइट, रिड्यूस्ड डिज़ायर फॉर सेक्स, रिड्यूस्ड स्लीप एंड साइकोमोटर एजिटेशन। अब इसके थ्रू भी हम मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं। देखो होम्योपैथी में तो सागर है ना, कहीं से भी आप वो ले लो, इसका क्लू ले लो, क्लू मिल जाए आपको, वहाँ से आप प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से भी जैसे कुछ दवाइयाँ होंगी जिनमें ये कम होते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो पेशेंट में क्या मिल रहा है आपको, और वहाँ से आप उस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हो कि हाँ दिस ग्रुप ऑफ मेडिसिन विल वर्क ऑन दीज पेशेंट्स, है ना। तो सडन ये हो गया। फिर हमारा इंक्रीज डोपामाइन। ठीक है, डोपामाइन किस लिए होता है हमारा? तो इसमें क्या आ जाएगा? कॉजेज सेंस ऑफ परसिक्यूशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, हियरिंग ऑफ वॉइसेस। अगर इंक्रीज है तो, है ना, इंक्रीज हो गया तो वो ज़्यादा हो गई ना वो चीज़, तो उसकी सेंस ऑफ परसिक्यूशन बहुत बढ़ जाएगी। और हियरिंग ऑफ वॉइसेस, इनकोहेरेंट स्पीच जैसे कैनवस इंडिका वगैरह में है हमारे, डिसलोकेशन ऑफ आइडियाज़, एबनॉर्मल सीक्वेंस ऑफ थॉट्स एंड एबनॉर्मल पॉस्चर्स, एनसेफ्लिन, एंडोर्फिन इंक्रीज। ये क्या कॉज करते हैं? सप्रेशन ऑफ पेन, इंडिफरेंस, नो कंप्लेंट्स एंड कंटेंटमेंट, जैसे हमारे ओपियम वगैरह में होता है। तो ये एनसेफ्लिन और एंडोर्फिन अगर इंक्रीज हो गया तो उसको पेन नहीं फील होता, इसी की वजह से उसको एक इमोशनल पेन भी नहीं फील हो रहा है, फिजिकल पेन भी नहीं फील हो रहा है, इसलिए वो इंडिफरेंस में जा रहा है, कोई कंप्लेन नहीं है उसको, कंटेंटमेंट में जा रहा है। अगर थायराइड हार्मोन इंक्रीज होएगा, फोर्थ थायराइड हार्मोन इंक्रीज कॉजेज इंक्रीज ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ बॉडी, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो थायराइड हार्मोन इंक्रीज किन में होता है? जो लोग मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं ना, जिनके ऊपर दुनिया भर का काम होता है, तो उनकी बॉडी कंपनसेट करने के लिए ना वो हार्मोन्स को बढ़ा देती है कि ये ज़्यादा काम कर सके बंदा, तो उसकी वजह से उसको थायराइड हो जाता है। तो ये बॉडी का कंपनसेशन होता है एक तरह से। तो देखा होगा ज़्यादातर ये लेडीज़ में होता है हमारे, तो लेडीज़ वो मल्टीटास्किंग होती भी हैं, ये भी देखना है, घर का भी देखना है। आजकल लेडीज़ बाहर का भी देख रही हैं, घर का भी देख रही हैं। तो मेरी फ्रेंड है आती हैं मेरे पास जिनको मतलब मुझे लग रहा होता है कि अब इनको थायराइड हो जाएगा, जिस तरह से जब वो हिस्ट्री बताती है ना, ये है ऐसे ऐसे। मैंने बोला आप ना अकेली जान सारा काम वाला हिसाब मत रखो, काम बांटना सीखो, अपने घर के मेंबर्स को छोटे छोटे काम बताओ, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दो आप उनको ना। हम लोग को खुद ये फील होता है लेडीज़ को कि पता नहीं वो ऑफेंड ना हो सामने वाला, उसको ये ना लगे कि मैं नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ें ज़्यादा हम सोचते हैं। तो देना सीखना आना चाहिए हमको लेडीज़ को, कि डिस्ट्रीब्यूट करो काम, छोटे छोटे काम सबको दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, बच्चों को अपने दो। अब जैसे रुद्राक्ष को देख मैं कितना कुछ बोलती हूँ करने के लिए, उसके एज से ज़्यादा वाली चीज़ मैं उसको कोशिश करे कम से कम करता भी, और वो इंटरेस्ट भी लेता है और खुद से करना चाहता है, बोलता है, खुद बोलता है मैं करूँगा। तो देनी चाहिए, जब हम शुरू से देंगे ना तभी तो फिर वो बड़ा होके फिर वो लेगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब एकदम से पेरेंट्स क्या करते हैं, एकदम इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं बच्चों को, कुछ काम देते नहीं, सारा कुछ माएँ खुद ही कर रही हैं, बर्तन भी उठा के रख रही हैं, उसका गिलास का पानी भी पकड़ा रही हैं, सब कुछ खुद ही कर रही हैं। तो फिर वो बच्चा फिर वैसे ही बना रहेगा ना सारी लाइफ, वो तो डिपेंडेंट हो गया एक तरह से आपके ऊपर पूरी तरह से। फिर उसको आप कहीं बाहर भेजोगे पढ़ने के लिए तो फिर डिप्रेशन में जाएगा, हाय 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 होएगी उसकी कि अरे यहाँ पे तो मुझे ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, घर पे तो सब कुछ कराया मिल जाता है, तो वो चीज़ें आती हैं।
तो अब कई लेडीज़ को मैंने देखा है बच्चों को पढ़ाती भी हैं और क्या कहते हैं स्कूल भी छोड़ने लेने आ रही हैं, घर का भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, सास ससुर को भी देख रही हैं। तो वो इतना जो सर पे बोझ ले लेते हैं ना, तो जो चीज़ें आप दे सकते हो दूसरों को, मेरे को भी शुरू में ऐसे ही लगता था कि मैं सबसे अच्छा पढ़ा सकती हूँ रुद्राक्ष को, होता भी है। अब हमारा बच्चा है तो हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं ना। जब हम लोगों ने ट्यूशन लगाने की सोची ना, तब मेरे को बड़ा इनसिक्योरिटी सी भी हुई, अरे यार पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे, टीचर वैसा थोड़ी पढ़ाएंगे जैसे हम पढ़ाते हैं, इस तरह से हम लोग। तो मगर वो चीज़ करनी पड़ती है। देखो वो भी तो स्पेशलिस्ट है ना अपने काम में, टीचिंग कर रहे हैं, ट्यूशन लगा रहे हैं, तो वो बल्कि और अच्छा पढ़ाएंगे, मगर हम लोग की वो चीज़ें आ जाती हैं कि अरे पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, हम ही सबसे अच्छा कर सकते हैं। और एक लेडीज़ ये बहुत सोचती हैं कि अपना किचन मैं ही सबसे अच्छे से संभाल सकती हूँ ये सभी के अंदर गर्व होता है। मतलब कोई करना भी चाहे ना काम, तो वो करने नहीं देती कि फिर कर भी देगा तो उसको दोबारा से करेंगी अपने हिसाब से, तो फिर सामने वाला करेगा ही नहीं दोबारा से कि जब तुमने दोबारा ही करना तो मैं क्यों करूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी हैं जिसकी वजह से हम अपना बोझ कम कर सकते हैं। मैं बहुत सारी लेडीज़ को समझाती हूँ, आप ट्यूशन लगा दो बच्चों की, अब क्यों पढ़ाते हो आप, और आपके पास इतने काम है, जबकि हस्बैंड लोग तैयार होते हैं लगाने को, वो खुद नहीं करना चाहती। तो ये चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम इन बीमारियों से भी बचे रहेंगे। थायराइड तो बहुत मैंने देखा है, यही कारण होता है लेडीज़ में। सारे घर का बोझ उठाया होता है उन्होंने, घर का भी बाहर का भी। फिर है हमारा टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो लिबिडो आ जाएगा, है ना, इंक्रीज लिबिडो। 6-7 फ्रेगमेंट एमिनो एसिड ऑफ ACTH, एटिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ये क्या कॉज करेगा, फियर, इंटेंस फियर प्रोड्यूस करेगा ये ACTH, ठीक है। और PEA जो होता है हमारा फिनाइल एथाइल एमाइन, अगर इंक्रीज हो जाए तो इससे क्या होगा, इंक्रीज फीलिंग ऑफ लव, जैसे रोमांटिसिज्म, जैसे एंटी क्रूज में हम पढ़ते हैं, ठीक है, इंक्रीज फीलिंग ऑफ लव। ऑक्सीटोसिन अगर इंक्रीज हो जाए तो कॉजेज डिजायर टू हग, है ना, जादू की झप्पी इंक्रीज ऑक्सीटोसिन जादू की झप्पी वाला है। द होम्योस्टेसिस एट लोकल बायोकेमिकल लेवल, दिस अपसेट द होम्योस्टेसिस फर्दर इन डीपर एंड डीपर टिश्यू एंड ट्रांसफर द टॉक्सिन्स हायर टू कॉज डिजीज सप्रेशन, ठीक है। तो ये अपसेट होने से क्या होगा, जो हमारे टॉक्सिन्स हैं वो डीपर एंड डीपर टिश्यू में जाएंगे और उससे क्या करेंगे, डिजीज सप्रेशन कॉज करेंगे हायर लेवल पे। डॉक्टर्स हु कंसीडर ओनली द मेंटल्स as shown in the chart are actually acting on the neurons which secrete the particular neurotransmitters, that is prescribing for a core of suspiciousness, people are talking about me, laughing at me, etc, ठीक है। जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो सिर्फ मेंटल पे वो करते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो उसका उन्होंने दिया है एक एग्जाम्पल, मेंटल एज शोन इन द चार्ट आर एक्चुअली एक्टिंग ऑन द न्यूरॉन्स, वो किस पे एक्ट कर रहे हैं, न्यूरॉन्स पे एक्ट कर रहे हैं, जो सिक्रीट कर रही है पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर को। प्रिस्क्राइबिंग फॉर ए, दैट इज प्रिस्क्राइबिंग फॉर ए कोर ऑफ, जैसे सस्पिशियसनेस है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी, लाफिंग एट मी, इज ए सिम्टम ऑफ Britacar. Britacar might help temporarily by decreasing the synthesis of dopamine, but the drug may not hold since action and reaction are equal and opposite. The patient might have rebound aggravation and doctor may become helpless. क्या मतलब हुआ कि जैसे हम अगर सिर्फ मेंटल पे करेंगे तो जैसे सस्पिशियसनेस है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी या लफिंग एट मी, ये ब्राइटाकार का कोर है, ब्राइटाकार को ऐसा लगता है। अगर हम इस पे प्रिस्क्राइब कर देंगे तो वो उसको टेम्परेरली जो है वो हेल्प तो करेगा। कैसे हेल्प करेगा, बाय डिक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ डोपामाइन, डोपामाइन को डिक्रीज तो कर देगा वो। जब डोपामाइन इंक्रीज हो रहा था तो क्या हो रहा था उसको, डिसलोकेशन ऑफ आइडिया, एबनॉर्मल सीक्वेंस ऑफ थॉट्स एंड एबनॉर्मल पोस्चर, सेंस ऑफ परसिक्यूशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस, ठीक है। तो वो क्या करेगा, टेम्परेरली उसके डोपामाइन को डिक्रीज कर देगा। बट द ड्रग में नॉट होल्ड सिंस action and reaction are equal and the patient might have rebound aggravation and the doctor may become helpless, ठीक है। तो ये आगे जाके क्या होगा, रिबाउंड एग्रेवेशन प्रोड्यूस करेगा और उस टाइम पे वो रिबाउंड एग्रेवेशन होने की वजह से वो उसकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स चली जाएगी और डॉक्टर उस समय फिर हेल्पलेस फील करेगा। आया समझ, ठीक है। तो हमको सिर्फ मेंटल्स पे नहीं करना, सिर्फ उस न्यूरोट्रांसमीटर को ही नहीं कम ज़्यादा करना है, हमने एज अ कॉन्स्टिट्यूशन उसको पूरा लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिस्क्रिप्शन करनी है। This plight of the homeopath is because he has not considered the patient as a whole. The patient question was not Britacar, but his state or symptoms were.
उसके सिम्टम्स और वो हैं ब्राइट आकार वाले, मगर वो एज अ होल नहीं है ब्राइट आकार, तो एज अ होल हमको लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिस्क्रिप्शन करनी है। हैंस वन साइडेड प्रिस्क्राइबर कैन नेवर गेट रिजल्ट इन शिजोफ्रेनियाज, इसीलिए शिजोफ्रेनिया वाले जो केसेस होते हैं वो कभी भी वन साइडेड प्रिस्क्राइबर जो होते हैं वो उसमें रिजल्ट नहीं मिल पाता हमको। Practice of homeopathy does not mean only administration of homeopathic remedies. If homeopathic remedies are given or administered not in keeping with law of similia, it is just not homeopathy. It has been seen that many practitioners give arsenic album for asthma, allium cepa and euphrasia for coryza, plantago for toothache, arnica or natrum sulph for head injury, rustox and ruta for bones or joints pain. This list is endless, but this is not homeopathy. It is homeopathy. Allopathy minded physicians wearing a grab of homeopathy do this. ठीक है, तो एक ये नया वर्ड निकल के आया होम्योपैथी, जो एलोपैथिक अंदर से एलोपैथिक होते हैं, ऊपर से चोला डाला होता है उन्होंने होम्योपैथी का, है ना। वेयर डू वी ऑल फॉल्टर, वाई डू वी ऑल हैव डिफरेंट अप्रोचेस, ठीक है, क्यों है ये हमारी होम्योपैथी में चीज़ें। How come 10 different homeopaths derive 10 different simillimum for the same patient and yet claim to cure? Who is right and who is wrong? Is the homeopath who takes longest history right, or the one who analyzes with figment of his imagination and gives a fascinating explanation fit in a rarest of rare remedy right? ठीक है, कौन है इनमें से राइट? एक तो जो होता है जो पूरी हिस्ट्री लेके दे रहा है, और एक जो है जो मतलब रेयर से रेयर मेडिसिन दे रहा है, कुछ अलग अजीब से रूब्रिक्स लेके, है ना, रेयर से। इज डैट वन हु हार्डली आस्क क्वेश्चंस बट ऑब्जर्व एंड प्रिस्क्राइब इज ऑलवेज रॉन्ग, और द होम्योपैथ हु प्लेनली प्रिस्क्राइब अ पॉलीक्रेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मटीरिया मेडिका ऑलवेज रॉन्ग बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी फैसिनेटिंग स्टोरी टू जस्टिफाई हिज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पल्साटिला और सल्फर। ठीक है, तो ये दोनों तरह के लोग रॉन्ग हैं। एक वो जो सिर्फ कुछ ऑब्जर्व किया, देखा और प्रिस्क्राइब कर दिया, और एक वो होम्योपैथ जो प्लेनली प्रिस्क्राइब कर रहा है पॉलीक्रेस्ट पे ऑन द बेसिस ऑफ मटीरिया मेडिका बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी फैसिनेटिंग स्टोरी टू जस्टिफाई हिज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पल्साटिला और सल्फर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमको नहीं करना। इफ डॉक्टर हैनीमैन सोड द सीड ऑफ आवर inimitable homeopathic science, it was Dr. J.T. Kent, Dr. Bonning-Hassan, etc. who groomed it, nurtured it, and it was Dr. Herring who, with his futuristic scientific masterpiece of law of cure, has provided legal discipline to our scientific constitution. तो डॉक्टर हैनीमैन ने जो बताया उसको इन लोगों ने नर्चर किया, इसको इन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक साइंस की तरह वो किया, बहुत सारी चीज़ें ग्रूम किया एक तरह से ना। Those who do not follow the law of cure are solely responsible for the cures created. ठीक है, जो भी लॉ ऑफ क्योर नहीं फॉलो कर रहा है वो बस एक क्योर्स ही क्रिएट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, एवरी होम्योपैथ टॉक्स ऑफ हाउ वेल टू टेक अ केस, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू प्रिस्क्राइब, व्हाट टू प्रिस्क्राइब, वेरी फ्यू एंड आई डेयर से दिस ब्रीड इज टू स्मॉल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्योर। ठीक है, हर कोई यही पूछ रहा है कि कैसे केस लेना है, कैसे एनालाइज करना है, क्या प्रिस्क्राइब करना है, मगर कोई बहुत कम रेयर लोग ही हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे प्रोसेस ऑफ क्योर क्या होना चाहिए, जो हम थ्योरी ऑफ सप्रेशन में ही पढ़ते हैं कि कैसे क्योर होना चाहिए, एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए क्योर की, ये हमको सिर्फ इस चीज़ से पता चलती है। वेरी फ्यू आर कंसर्न विद द फॉलो अप एनालिसिस ऑफ द केस। हर कोई बस अपना केस दिखा देता है कि हमने ये दिया और ये हुआ, और वो 6 महीने बाद क्या बीमारी लेके आ रहा है या साल के बाद क्या बीमारी लेके आ रहा है वो कोई नहीं बताता है ना। Any homeopath who shows his case taking a course prescribed by Herring after prescription is the only right classical homeopath. This again should not be a sporadic result, whether it be acute or in chronic case. His simillimum should elicit Herring's law of cure exact in incurable cases where irreversible pathological changes have taken place. Even in such a case, कंपनसेटरी क्योर कैन बी स्टैब्लिश। तो हर जगह सेम ही होना चाहिए, एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो, सिमिलिमम शुड बी एलिसिट हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, ये होना ही चाहिए, एक्सेप्ट इन इनक्योरेबल केसेस वेयर इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस हैव टेकन प्लेस। अगर कोई इनक्योरेबल केसेस है जहाँ पे कुछ इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं, उनके अलावा हर एक्यूट और क्रॉनिक केस में हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर फॉलो होनी ही चाहिए।
इवन इन सच अ केसेस कंपनसेटरी क्योर कैन बी एस्टैब्लिश। और जो इनकरेबल पैथोलॉजिकल चेंजेस आ भी गए अगर किसी में, तो वहाँ पे आपको क्या देखना है, कंपनसेटरी क्योर स्टेब्लिश होना चाहिए। ठीक है, कैंसर का केस है तो उसमें अगर थायराइड हो गया या जॉइंट्स पेन हो रहा है तो वो कंपनसेटरी क्योर है उसका, तो वो भी हमको देखना आना चाहिए। ठीक है, फॉलो अप ऑफ ए केस एंड नॉट ओनली गुड प्रिस्क्राइबिंग फॉर ए केस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस वन एज अ गुड सिमिलिमम प्रिस्क्राइबर। अप ऑफ द केस जो होएगा एंड नॉट ओनली गुड प्रिस्क्राइबिंग फॉर ए केस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस वन एज ए गुड सिमिलिमम प्रिस्क्राइबर। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉलो अप ऑफ द केस जो प्रॉपर तरीके से वो कर रहा है वही एक गुड प्रिस्क्राइबर कहलाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट इन द सिम्टम दैट फॉलो इज व्हाट मेक्स अ गुड प्रिस्क्राइबर। ठीक है, तो जिसको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होएगी कि कौन सा ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, कौन सा मोर इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिम्टम आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए फॉलोअप में, वही एक गुड प्रिस्क्राइबर माना जाएगा। More so, overpowering one's ego and admitting that our prescription is wrong for the benefit of his patient is what makes one a good homeopath. Predicting actually to the patient what he is bound to come up with systematically and serially is what makes a scientific homeopath. अपनी ईगो को ओवर पावर करते हुए इस चीज़ को एडमिट करना कि हमारी प्रिस्क्रिप्शन रॉन्ग है ना। कई बार हम गलत होते हैं ना। अब जैसे मैंने यही केस अभी तेरे को बताया जो कि इनको बीपी बढ़ रहा है तो मेरी प्रिस्क्रिप्शन गलत है, यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ अलग सोचना पड़ेगा, उनकी फिर से एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपनी ईगो को सेटिस्फाइड ना करते हुए, उसको एडमिट करते हुए, अपनी ईगो को ओवर पावरिंग करते हुए, अपनी प्रिस्क्रिप्शन को गलत मानते हुए, अपने पेशेंट के बेनिफिट के लिए हम ही एक गुड होम्योपैथ हमको बना सकता है। प्रिडिक्टिंग एक्चुअली टू द पेशेंट व्हाट ही इज़ बाउंड टू कम अप, और इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना अपने पेशेंट के लिए कि वो किस तरह की चीज़ों से आगे आएगा या किस तरह के सिम्टम्स उसको आने चाहिए, विद सिस्टमेटिकली एंड सीरियली। ठीक है, इसलिए तो सर बोलते हैं ना होम्योपैथी इज मैथमेटिक्स। हर चीज़ सीरियल में आएगी, कोई भी चीज़ रैंडम नहीं आएगी, सिस्टमेटिक तरीके से आएगी, सीरियली आएगी। इज व्हाट मेक्स अ साइंटिफिक, यही हमको एक साइंटिफिक होम्योपैथ बना सकता है। आई फॉर वन हैव हैड एक्सपीरियंस विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्रिस्क्राइबिंग concept in the last 25 years. सर अपने बारे में बता रहे हैं। I started seeing Hering's law coming live in each and every case only when I switched over to genetic constitutional prescribing. सर ने बताया कि मैंने मतलब देखा Hering's law of cure coming live in each and every case only when I switched over to genetic constitutional prescribing. ठीक है, सिर्फ जब मैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग में आया तभी मैंने हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को लाइव हर एक केस में देखना शुरू कर दिया। ठीक है, डॉक्टर हैनीमैन एंड जेनेटिक्स। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम वाज इनडायरेक्टली एडवोकेटेड बाय डॉक्टर हैनीमैन फॉर एलिसिटिंग आइडियल क्योर थ्रू सीरीज ऑफ एफोरिज्म इन द ऑर्गेनन। ठीक है, तो डॉक्टर हैनीमैन ने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम वाज इनडायरेक्टली एडवोकेटेड बाय डॉक्टर हैनीमैन फॉर एलिसिटिंग आइडियल क्योर बताया उन्होंने थ्रू सीरीज ऑफ एफोरिज्म। जो एफोरिज्म है वो उसमें ही उन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं ऑर्गेनन में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलिमम के लिए। इन एफोरिज्म 9 हैनीमैन स्टेट्स इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स द डायनेमिक्स दैट एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी रूल्स विद अनबॉन्डेड sway and retain all the parts of the organism in admirable harmonious vital operation, all sensation and function, so that our indwelling reason gifted mind can freely employ this healthy living instrument for higher purpose of existence. ठीक है, तो ये सर ने एफोरिज्म 9 में बताया हुआ है प्रॉपर एकदम कि इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन, जब मैन जो है हेल्दी कंडीशन में है तो उसकी जो स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स है द डायनेमिक्स दैट एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी को डायनेमिक्स करती है, एनिमेट करती है, रूल्स विद अनबॉन्डेड स्वे। जो वो वाइटल फोर्स है वो किससे रूल होती है? अनबॉन्डेड स्वे से। एंड रिटेन ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज एडमायरेबल harmonious vital operation, all sensation and function, so that our indwelling reason gifted mind can freely employ this healthy living instrument for higher purpose of existence. ठीक है, अगर वो इस तरह से काम कर रही है तो हम पूरी हेल्दी कंडीशन में हर लेवल पे रहते हैं। तो इसको सर ने समझाया है इन दिस एफोरिज्म। हैनीमैन हैज़ मेड अस इन दिस एफोरिज्म हैनीमैन हैज़ मेड अस अवेयर ऑफ फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अब इसको
प्रॉपर वो समझाएंगे। द मैन्स हेल्थ डिपेंड्स ऑन हार्मनी, ठीक है। जो मैन की हेल्थ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? हार्मनी पर। हार्मनी और इक्विलिब्रियम अमंग्स इट्स ऑर्गन एंड सिस्टम, ठीक है। उसके ऑर्गन और सिस्टम में पूरी तरह से एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। व्हेन दिस इज डिस्टर्ब्ड इट कॉजेज इल हेल्थ। अगर ये इक्विलिब्रियम जो है ऑर्गन और सिस्टम के बीच में डिस्टर्ब होएगा तो हम बीमार पड़ेंगे। दैट दिस हार्मनी इज कंपेल्ड बाय एन इनविजिबल एनर्जी द डायनामिक्स विच परवेड्स इट एंड कंट्रोल इट्स। अब ये जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे मेंटेन होता है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम जो है हार्मोनी को बनाता है, और ये हार्मोनी कैसे वो होती है, रेगुलेट होती है? कंपेल्ड बाय एन एक इनविजिबल एनर्जी है, इसको हम द डायनामिक्स बोलेंगे। जो एक डायनामिक्स मतलब क्या हुआ? जो रुका हुआ नहीं है, हाँ, एनर्जी है ना, इन एक्शन में, ठीक है। विच परवेड्स इट एंड कंट्रोल इट, यही इसको परवेड करती है और कंट्रोल करती है। कॉन्सिक्वेंटली दिस बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म है, जो बॉडी है, मेटेरियलिस्टिक बॉडी है, एनिमेटेड बाय द एनर्जी। तो ये मेटेरियलिस्टिक बॉडी जो है वो किससे एनिमेट होती है? एक एनर्जी से एनिमेट होती है। एनिमेटेड बाय द एनर्जी हार्बर विद इन इट ए रीजन गिफ्टेड माइंड, ठीक है। और एनिमेटेड बाय द एनर्जी जिसके अंदर हमारा क्या है? एक माइंड है। इन दिस एफोरिज्म हैनीमैन हैज़ मेड अस अवेयर ऑफ फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। द मैन्स हेल्थ डिपेंड्स ऑन हार्मनी और इक्विलिब्रियम अमंगस्ट इट्स ऑर्गन एंड सिस्टम विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इट कॉजेज इट हेल्थ, ठीक है। तो हमारी जो हेल्थ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? हार्मनी पे और इक्विलिब्रियम पर, अमंग्स इस ऑर्गन और सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर। और अगर ये डिस्टर्ब होती है तो हमको डिजीज कंडीशन में लेके जाती है। दैट दिस हार्मनी इज कंपेल्ड बाई एन इनविजिबल एनर्जी द डायनामिक्स विच परवेड्स इट एंड कंट्रोल इट, ठीक है। जो ये हार्मोनी है वो किसके थ्रू कंट्रोल्ड होती है? एक इनविजिबल एनर्जी के थ्रू होती है, डायनामिक्स बोल देते हैं जिसको, और वो उसको कंट्रोल करती है। Consequently, this body organism animated by the energy harbors within it a reason gifted mind, ठीक है। जो हमारी बॉडी है वो एनिमेट होती है किसके थ्रू? एक एनर्जी से, और उसके अंदर क्या होता है? एक रीजन गिफ्टेड माइंड होता है। इट इन शॉर्ट मैन इज मेड अप ऑफ बॉडी, माइंड एंड एनर्जी, ठीक है। इन तीनों से मिलकर बना होता है, विच रूल्स बोथ द बॉडी एंड द माइंड। Further, he mentioned that when the energy-driven organs and system of a organism are in a harmonious equilibrium, it helps the mind to use the body for higher purpose of existence. अगर जो हमारी जो एनर्जी है, when the energy-driven organs, जो energy-driven organs है हमारे और सिस्टम हैं ऑर्गेनिज्म के, वो अगर हारमोनियस इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो ये हमारे हेल्प करते हैं माइंड को यूज़ करने के लिए, बॉडी को फॉर हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, हायर पर्पस ऑफ लाइफ तक जाने के लिए। तो जो हेल्दी माइंड और बॉडी वाला है वही हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस की तरफ जाएगा। बाय दिस द फिलोसफर इन हैनीमैन टेल्स अस दैट आवर वेरी बर्थ इन दिस वर्ल्ड हैज़ सम पर्पस, ठीक है, कुछ ना कुछ पर्पस है हमारा इस लाइफ में आने का। दिस सेम पर्पस इज एवोल्यूशन टू हायर एंड हायर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। यही सेम पर्पस जो होता है हमारे को एवोल्यूशन की तरफ लेके जाता है और अपने हायर एंड हायर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की तरफ लेके जाता है। दस एवरी क्रिएशन इज क्रिएटेड टू प्रोग्रेस एंड इवॉल्व, ठीक है। हर क्रिएशन जो होता है वो क्रिएट होता है अपने प्रोग्रेस के लिए और इवॉल्व के लिए। एवोल्यूशन ऑफ मैन इन द यूनिवर्स इज सिनोनिमस टू प्रोग्रेस ऑफ लाइफ इन द यूनिवर्स विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी साइकिल विच फॉलोज द लॉ ऑफ बायो एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जो भी इंसान इस वर्ल्ड में आ रहा है वो एक हायर पर्पस ऑफ लाइफ के लिए आ रहा है, प्रोग्रेस करने के लिए आ रहा है, और ये जो क्रिएशन है वो क्रिएट कर रही है हमको प्रोग्रेस करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, एवोल्यूशन के लिए इस यूनिवर्स में, और प्रोग्रेस ऑफ लाइफ में इन द यूनिवर्स विच इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी साइकिल विच फॉलोज द, जो यूनिवर्सल साइकिल क्या है, जो फॉलो करती है हमारे लॉज ऑफ बायो एनर्जेटिक्स को और थर्मोडायनेमिक्स को। दस मैन एंड एवरी लिविंग सेल हैज़ टू वर्क फॉर ए लिविंग, ठीक है। उसका हर एक सेल जो होता है वो किस चीज़ के लिए काम करता है? जीने के लिए। सिंसियरली, कॉन्सेंशियसली एंड डिलीजेंटली इनगल्फ एज मच नॉलेज एज इट कैन टू डील विथ लाइफ, और वो इस तरह से उस चीज़ को लेता है, नॉलेज को लेता है ताकि वो अपनी लाइफ के साथ डील कर सके, टू फेस लाइफ को फेस कर सके विद सक्सेस एंड फाइनली इवॉल्व टू ए हायर स्टेट, ठीक है।
सक्सेस की तरफ जाए और अपनी लाइफ को इवॉल्व करे एक हायर स्टेट की तरफ जाने के लिए। दस फुलफिलिंग द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। और यही हमारा एक सोल ऑब्जेक्टिव है हमारे वर्ल्ड में आने का, ठीक है। तो यही है हमारा लाइफ में आने का पर्पस, जो हम लोग ढूंढते रहते हैं, हम क्यों आए हैं, हम क्या हैं, ये सब कुछ सर ने बताया हुआ है, हनीमैन सर ने ठीक है। Thus, in my practice, diligent, conscientious or non-diligent, non-conscientious nature in an individual, be it in acute or chronic disease, it is very prominent in taken to rule out or rule in a remedy. And believe me, it has paid rich dividends. ठीक है, जो सर ने डाले हुए हैं, diligent, conscientious medicines अलग हैं, non-diligent, non-conscientious medicine अलग हैं, तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है ना, रूल इन रूल आउट करने के लिए रेमेडी के। और यही सर ने बताया भी है कि हमको आगे मतलब अगर हम हायर पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे हम डिलीजेंट कंसेंशियस होएंगे, ये भी एक तरह से कह रहे हैं सर, है ना। इन एफोरिज्म 7, अभी तो हमने एफोरिज्म 9 पढ़ा, अब हम एफोरिज्म 7 देखेंगे सर ने क्या बोला है। ही मेंशन अटेंशन बी पेड टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, यहाँ पे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बारे में बताया है। दिस आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज और अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स, बिकॉज ही सेज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है, एक आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड पिक्चर है हमारे इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज़ का, ठीक है, जो अंदर चल रहा है, और अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स, जो हमारा वाइटल फोर्स है अंदर, बिकॉज ही सेज इट इज़ द सोल मीन्स वेयर बाई द डिजीज कैन मेक known what remedy it requires, the only thing that can determine the choice of most appropriate remedy. And thus, in a word, the totality of symptoms must be the principal and only thing the physician has to take note. कि हाँ, वाइटल फोर्स का मतलब जो हमारे इंटरनल एसेंस है वही आउटवर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द डिजीज जो दिख रही है हमको यहाँ, मतलब उसमें ये बता रहे हैं ये कि जो हमारा इंटरनल एसेंस है और जो वाइटल फोर्स की जो कंडीशन है वो आउटवर्ड पिक्चर के थ्रू हमको दिखती है, और उसका एक सोल मीन क्या है, जो डिजीज़ हमको दिख रही है, कैन मेक नोन व्हाट रेमेडी इट रिक्वायर्स, जो हमको डिजीज़ दिख रही है वही हमको ये बताएगी कि वो कौन सी रेमेडी रिक्वायर करती है। द ओनली थिंग दैट कैन डिटरमाइन द चॉइस ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट, यही एक चीज़ है जो डिजीज़ कंडीशन वो दिखा रहा है, वही उसको बताएगा कि वो कौन सी रेमेडी, एप्रोप्रिएट रेमेडी की चॉइस हमको करनी चाहिए। एंड दस इन द वर्ड ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम मस्ट बी द प्रिंसिपल एंड द ओनली थिंग द फिजिशियन हैज़ टू टेक नोट, और इसीलिए इन ए वर्ड ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम मस्ट बी द प्रिंसिपल एंड ओनली थिंग फिजिशियन हैज़ टू टेक नोट, ठीक है, इसलिए हमको टोटलिटी ऑफ सिम्टम को बहुत ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए। इन द एफोरिज्म नंबर 7 ही हैज़ मेड इट implied clear that every individual constitution behaves differently when disease depend upon its makeup in totality, that is mind, body and energy. तो उन्होंने यही चीज़ बताई है कि एवरी इंडिविजुअल जो होता है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी का अलग अलग होता है, वो बिहेव करता है डिफरेंटली व्हेन डिजीज डिपेंड अपॉन इट्स मेकअप इन द टोटलिटी। जब डिजीज़ जो होती है वो डिपेंड होती है किसके ऊपर, उसके मेकअप ऑफ द टोटलिटी पर, जो क्या होता है हमारा माइंड, बॉडी एंड एनर्जी, ये तीनों को मिला के जो मेकअप आएगी, टोटलिटी आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही डिजीज़ होएगी, और उसके अकॉर्डिंग ही हमको उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम ढूंढना है। फर्दर इन एफोरिज्म नंबर 15 ही टॉक्स अबाउट डायनामिक्स एंड द ऑर्गेनिज्म बॉडी हैविंग ए क्लोज रिलेशन विद ईच अदर बिकॉज द टू टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिटी, ठीक है। आगे एफोरिज्म 15 में सर ने ये बताया है कि आगे सर ने डायनामिक्स और ऑर्गेनिज्म, डायनामिक्स मतलब वही एनर्जी फॉर्म, और ऑर्गेनिज्म मतलब जो स्ट्रक्चरल जो मेटेलिस्टिक फॉर्म है हमारी बॉडी, ये दोनों जो हैं हैविंग ए क्लोज रिलेशन विद ईच अदर, ठीक है, बिकॉज टू टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिटी, ये दोनों मिलकर ही एक यूनिटी बना रहे हैं। ऑल्दो इन थॉट आवर माइंड सेपरेट दिस यूनिटी इनटू टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट, सेपरेट हो रहा है, सेपरेट कर रहा है इस यूनिटी को दो डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट में। दस ही इन वेसिस्ड बाई हिज फोरसाइट द जेनेटिक कोड कॉन्सेप्ट 200 years बैक, मतलब इतने पहले ही उन्होंने ये चीज़ें सारी बता दी थी हमको, है ना। एज पर आवर साइंस टुडे वी आर अवेयर दैट वेदर इट इज़ आवर बॉडी और स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ पार्ट, ऑर्गन, सिस्टम एंड सेल, और इट इज़ आवर बिहेवियर, एटीट्यूड, इमोशन, विल, इंटेलेक्ट, और वेदर इट इज़ आवर एनर्जी एज रिप्रेजेंटेड बाई स्पीड ऑफ एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा, ऑल अराइज फ्रॉम आवर जीन्स और जेनेटिक कोड, ठीक है।
तो जो हमारी बॉडी है और जो हमारा ये बिहेवियर, एटीट्यूड वगैरह है, इमोशंस वगैरह है, बॉडी हमारी इन चीज़ों से बनी है और जो हमारा बिहेवियर है वो इन चीज़ों से बना है। ये सारे जो हो रहे हैं अराइज हो रहे हैं फ्रॉम आवर जीन एंड जेनेटिक कोड से, ठीक है। आवर जीन और जेनेटिक कोड विच हैज़ इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड इट्स कैरेक्टर्स expresses itself in the form of proteins synthesized by each and every cell in general और peculiar cell in particular, ठीक है। तो ये जो हमारे जेनेटिक कोड हैं वो जो होते हैं हमारे इनहेरिटेड होते हैं, या तो पेरेंट्स से आते हैं, या एक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड मतलब जो बाद में डेवलप हो रहे हैं। इट्स कैरेक्टर, और एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाई ईच एंड एवरी सेल। वो जो उसके जेनेटिक होएगा वो उसी तरह के प्रोटीन और न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस करेगा, है ना, एवरी सेल में इन जनरल और पिक्यूलियर सेल में इन पर्टिकुलर। दीज आर द प्रोटीन विच गिव्स अस एवरीथिंग। यही जो प्रोटीन है हमारे को सब कुछ दे रहे हैं। दे गिव अस आवर नेचर, आवर स्ट्रक्चर, एनर्जी, टॉलरेंस, ससेप्टिबिलिटी, डिपेंडिंग सोलली ऑन द मियाजमेटिक टेंट एज मेंशन इन एफोरिज्म 7, ठीक है, जो हमने एफोरिज्म 7 में अभी देखा। हाँ, मियाजमेटिक टेंट के रूप में हमको ये चीज़ें वो दे रहे हैं। Regard being had to the possibility of a miasm and attention paid to necessary circumstances, ठीक है। जैसे जैसे circumstances आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। Our science is a rare science, perhaps one of the very few scientific sciences since the very base is on organon and philosophy which has stood the test of time. Science is a rare science, perhaps one of the very few scientific sciences since the very base is on organon and philosophy which has stood the test of time, ठीक है। ये organon और philosophy जो है बहुत इन्होंने वो टेस्ट दिए हैं ना टाइम के हिसाब से। इनफैक्ट ऑल दैट इज रिटन बाय आवर ग्रेट मास्टर स्टैंड विंडिकेटेड टुडे इन द लाइट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड इट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। अब जो है लोग उसको मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ के देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। द जेनेटिक्स, the automaticity of the body, the vital principle concept, the immunity concept, the simillimum concept, all stand firm amongst the ruins of the modern sciences, dilapidated, short-lasting, antibiotic, anti-allergic, anti-XYZ theories, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अब जो चली आ रही थी, जो इन्होंने प्रूव की हुई थी चीज़ें, उन सभी को जो है ये अब एक तरह से वो कर रहा है, उनको र्यून कर रहा है, ठीक है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को र्यून कर रहा है। द ओनली प्लेस वेयर मॉडर्न साइंस हैज सक्सीडेड इज इरेडिकेटिंग सर्टन इन्फेक्शियस डिजीज, बट आयरनिकली दैट टू विद पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर इज द यूजेज ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। तो सिर्फ एक जगह पे वो मॉडर्न साइंस जो हो रहे हैं वहाँ सक्सीड हो रहे हैं, कहाँ पे, जहाँ पे कोई इन्फेक्शियस डिजीज को इरेडिकेट करना है, बट आयरनिकली दैट टू विद पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ, बहुत ही उसका पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ सिमिलिया सिमिलस क्यूरेंटर जो होता है वो हमारा बहुत मतलब उसको एक तरह से ओवरकम कर रहा है। वो ये बता रहे हैं कि वो साइंस अब छोटी दिख रही है हमारी साइंस के आगे, है ना। वो बस छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही अब यूज़ हो रही हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए। सच एज साइंस और रेदर द फिलोसफी हैज़ टू बी फॉलोड टू द हिल इज ओनली ए स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ द सेम विथ प्रॉपर एप्लीकेशन shall find the right simillimum which shall reverse the disease and help the physician, ठीक है। जब तक हम इस तरह से स्ट्रिक्ट फॉलोइंग नहीं करेंगे सेम विद प्रॉपर एप्लीकेशन विद राइट सिमिलिमम, वो कभी भी हमको डिजीज़ को रिवर्स नहीं लेके आ पाएगा। एंड हेल्प द फिजिशियन टू रिमूव द होल सिम्टम इन ऑर्डर, एट द सेम टाइम एनिलेट द मॉर्बिड डिअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, कॉन्सिक्वेंटली द टोटलिटी ऑफ डिजीज, द डिजीज इटसेल्फ। एफोरिज्म 17, ठीक है। तो ये हमने 17 में वाला एक रूब्रिक नहीं था, एनिलेट वाला जो था, टू रिमूव द होल सिम्टम इन ऑर्डर एट द सेम टाइम एनिलेट द मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, कॉन्सिक्वेंटली द टोटलिटी ऑफ डिजीज एंड द डिजीज इटसेल्फ। इसको पढ़ना पड़ेगा 17 में जाके प्रॉपर। Hence, homeopaths who do not prescribe on totality are very unlikely to observe the Hering's law of cure, be it acute or chronic diseases. जो totality के हिसाब से नहीं कर रहा है वो मतलब इस हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को नहीं देख पाएगा। दोज हु प्रिस्क्राइब ओनली ऑन इमोशंस, फीलिंग्स आर द कोर एंड दस टोटलिटी आर एज गिल्टी एज देयर फिजिकल प्रिस्क्राइबिंग काउंटर पार्ट्स, ठीक है। जो इस तरह से कर रहे हैं दे शेल गेट रिजल्ट बट ओनली इन फंक्शनल स्फीयर ऑफ एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म डेरिवेटिव्स ऑर्गन्स, ठीक है। जो इस तरह से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनको सिर्फ इस लेवल पे
रिजल्ट दिख रहे हैं. दे शेल शो फैंटेस्टिक रिजल्ट इन मेकिंग सिम्टम डिसअपियर फ्रॉम स्किन, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एसिडिटी, कोलाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बोन पेन्स. They can at the most bring about changes in secretion of neurotransmitter, causing behavioral changes arising out of the limbic system. Intolerance, susceptibility, will, intellect shall never improve to show changes. ठीक है, वो बस उस लेवल पे ही चेंजेस दिखा सकते हैं. इस लेवल पे चेंजेस वो नहीं दिखा सकते जो हमारे बिहेवियर लेवल पे होएगा. इंटॉलरेंस, ससेप्टिबिलिटी, इंटेलेक्ट, इन सब लेवल पे चेंजेस वो नहीं दिखा सकते हैं. दे मे नॉट सक्सीड इन एनिलेटिंग द कॉज. ठीक है, वो कॉज को एनिलेट नहीं कर सकते. विच गिव राइज टू हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड डिसऑर्डर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक्सेट्रा. ठीक है, वो छोटी छोटी चीज़ों को सप्रेस करके इस तरह की प्रॉब्लम्स में क्रिएट कर रहे हैं. दे शैल नॉट बी फॉर्चुनेट इनफ टू सी सिंगल डोज रिजल्ट विच एनफोर्स द हेरिंग्स लॉ ओनली बिकॉज दे डू नॉट कंसीडर द टोटलिटी और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. हेलो एवरीवन. तो हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ सप्रेशन डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर की बुक से, और इसके हम 6 चैप्टर पे अभी हैं, और 6 चैप्टर का आधे से ज़्यादा हमने पढ़ लिया था, थोड़ा सा रहता था चैप्टर 6 का, तो वो आज हम कंटिन्यू करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. इसकी जो अभी आगे की हेडिंग है एसेंशियल्स ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री टेकिंग. तो हमने पहले इसमें पीछे जो है वो सारा पढ़ा था. ये चैप्टर का नाम है साइंस ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम. तो ये सारा हमने पढ़ा था. इसमें सर ने एफोरिज्म्स बताए थे, एफोरिज्म 9, एफोरिज्म 7, एफोरिज्म 15, एफोरिज्म 17, ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया हमने पहले. एसेंशियल ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री टेकिंग. जीन्स एज वी ऑल नो इज़ मदर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. ठीक है, तो सबसे जो बेसिक हमारा वो है वो तो जीन्स ही है ना. सेल्स के अंदर भी जीन्स आएंगे, उससे भी ज़्यादा डायनेमिक फॉर्म में. आवर मैप ऑफ जेनेटिक कोड और जीनोम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फिजिकल मेकअप. ठीक है, तो जो भी हमारा जो जीनोम है वो फिज़िकल मेकअप को बनाता है. मेंटल मेकअप एंड जनरल मेकअप, ये सारे जो हमारे जीनोम जेनेटिक कोड्स हैं ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारे फिजिकल मेकअप, मेंटल मेकअप और जनरल मेकअप के लिए. ऑल दीज 3 अराइज आउट ऑफ सेम जेनेटिक मैप और जीनोम. हैंस इट इज़ बट नेचुरल टू कंक्लूड दैट लुक्स, फीचर्स एंड बिल्ड ऑफ ए इंडिविजुअल हैव रिलेशन विद दिस नेचर. ठीक है, तो जो भी हमारा इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि हमारे लुक्स, फीचर्स, बिल्ड, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हमारे जेनेटिक कोड के ऊपर, जीनोम के ऊपर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए होम्योपैथ टू बी अ कीन ऑब्जर्वर सो डैट ही कैन डिकोड द फिजिक टू नो द नेचर ऑफ ए पर्सन. ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और एक हमारे अंदर ये एक क्वालिटी होनी चाहिए कि हम एक ऐसे कीन ऑब्जर्वर बने जिससे हम उसकी फिजिक को डिकोड करके उसके नेचर तक पहुँच सकें. तो फिजिकल मेकअप इंक्लूड्स, अब हम देखेंगे हर एक उसमें क्या क्या आता है. तो फिजिकल मेकअप में क्या क्या आ जाता है? हाइट, वेट एंड स्ट्रेचर. ए टॉल, लीन, थिन इंडिविजुअल कैन इंडिकेट ए कॉन्स्टिट्यूशन विद आइदर सोरिक ट्रेट और ट्यूबरकुलर हेरिडिटरी. ठीक है, तो ट्यूबरकुलर होती है उसमें जो पतले दुबले लंबे होते हैं, तो वहाँ पर से हमको ये चीज़ पता चल सकती है कि वो उसके अंदर ट्यूबरकुलर हेरिडिटी में है, सोरिक ट्रेट में. स्टाउट, ओबियस पर्सन कैन बी ड्राइंग आवर अटेंशन टुवर्ड्स हिज साइकोटिक हेरिटेज. ठीक है, तो जो मोटे लोग होते हैं उनको देख के हम एक ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये चीज़ एकदम से हमारे दिमाग में आ सकती है कि ये कोई साइकोटिक मेडिसिन को कवर करेगा. ए शॉर्ट स्टंटेड इंडिविजुअल कुड बी अगेन अ शैलो टाइप ऑफ साइकोसिस. ठीक है, साइकोसिस लेस में हम ले लेते हैं शॉर्ट स्टंटेड ग्रोथ जिनकी होती है. ठीक है, और इट कैन इंडिकेट से बराइटा कॉन्स्टिट्यूशन और ए मेडोराइनम. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं. बराइटा, मेडोराइनम, कार्बन्स, सल्फर, नाइट्राम्यूर, सिलिशिया, सिफिलाइनम, कैलकेरिया फॉस एंड ट्यूबरकुलाइनम. हमारा सेकेंड, फेशियल फीचर्स एंड शेप्स. ठीक है, शार्प फीचर्स क्या इंडिकेट करते हैं? शार्प फीचर कुड गिव अस एन आइडिया दैट सम ट्यूबरकुलर डायथिसिस इज इन फ्रंट ऑफ अस. ठीक है, बहुत शार्प फीचर्स जिनके होते हैं वहाँ पे ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम सोच सकते हैं. इट कुड बी ए सोरी कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. नेवरदलेस वी कैन सेफली प्रिज्यूम दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट प्योरली साइकोटिक. ठीक है, या तो ये सोरिक हो सकता है, और या वी कैन सेफली प्रिज्यूम दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट प्योर, मतलब प्योरली साइकोटिक नहीं है वो. इससे हमको ये भी पता चल सकता है. शार्प, एक्स्ट्रा शार्प एंड क्रूक्ड फीचर्स कैन मीन सम सिफिलिटिक रेमेडीज. ठीक है, जिनके बहुत एक्स्ट्रा शार्प फीचर्स हैं, बिल्कुल तीखे नैन नक्श वाले लोग जो होते हैं ना, जिनकी नोज़ देखा होगा एकदम शार्प, पतली, एकदम नुकीली, है ना, इस तरह के जो फीचर्स वाले होते हैं वो सिफिलिटिक रेमेडी की तरफ इंडिकेशन देते हैं. राउंडेड
रोटेंट ऑब्स्टेज फीचर्स अट्रैक्ट अवर माइंड टुवर्ड्स साइकोटिक मियाजम लर्किंग की डीप विद इन। ठीक है, तो जो भी राउंडेड हैं फीचर्स, वहाँ पे आप साइकोटिक मियाजम वाले मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। फेस शेप्स कैन बी ऑफ 3 बेसिक टाइप्स। तो आप फेस के शेप के हिसाब से भी आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेस है हमारा मेंटल, सेकंड वाइटल एंड थर्ड इज मोटिव। तो मेंटल फेस कैसा होता है? ओवल शेप और पियर शेप। टेपरिंग चिन कुड मीन वेरी कॉन्सेंशियस, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी, पीपल हु आर सेंसिटिव एंड इंटरेस्टेड इन डिटेल्स। तो ओवल शेप जिनका होता है, पियर शेप जिनकी ये चिन जो होती है वो बहुत पतली होती है, विक्स जैसा होता है ना, विक्स को हम वो ज़्यादा ही शेप वाला हो गया, ट्राइंगल टाइप का हो गया, मगर उसी को अगर थोड़ा सा आप राउंड में ले लो ना तो वो शेप जो होता है वो होता है हमारा मेंटल शेप। जैसे हमारी वो मूवी थी ना अभी जो हमने देखी थी, हाँ सीपी वाली, क्या नाम था उस मूवी का? मिसेस। उसमें जो हीरोइन थी उसका फेस था पियर शेप, है ना, मेंटल शेप, मेंटल टाइप ऑफ शेप उसको बोलते हैं। साइंटिफिक होते हैं, आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी होती है उनकी, और सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाते हैं ये हर एक चीज़ की। सेकेंड टाइप ऑफ फेस इज वाइटल टाइप। ए राउंडेड साइकोसिस लाइक चबी फेस में मीन हैप्पी गो लकी, फ्रिवुलस, चीयरफुल, नॉट वेरी सीरियस पर्सन विद गुड ओरेटरी पावर लाइक लेकिसिस एंड ओपियम। जो लोग जिनकी वो बोल देते हैं ना, ओरेटरी पावर का मतलब वही होता है जो वाक पटुता वाले जो लोग होते हैं ना, इनकी स्टेज पे प्रेजेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से बोलने की इनकी कला बड़ी अच्छी होती है। तो उसमें हमारे लेकिसिस और ओपियम आते हैं। और इन कैसे होते हैं ये लोग? बहुत फ्रिवुलस होते हैं, हैप्पी गो लकी होते हैं, बहुत सीरियस नहीं होते, चीयरफुल होते हैं। ठीक है, तो ये वाइटल फेस राउंडेड वाले होते हैं। फिर है थर्ड है मोटिव फेस, मोटिव टाइप ऑफ फेस। दिस द प्रोमिनेंट चीक्ड और बोनी फीचर्स ऑफ फेस डेट इज स्क्वायरिश इंडिकेटिव। ये मेरा फेस ऐसा ही है, स्क्वायरिश, बोनी, ये सब चीक बोन्स और ये मेरी बहुत प्रोमिनेंट है ना। तो मोटिव फेस ऐसा होता है। इसमें क्या होते हैं, कैसे होते हैं ये लोग? स्ट्रॉन्ग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, करेजियस होते हैं, लीडर लाइक पर्सनैलिटी होती है इनकी। ठीक है, जैसे हमारी करीना कपूर का देखो, उसका फेस कैसा है? मोटिव टाइप फेस है। ऐसे लोग जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले, जैसे मेटल्स में ये देखने को आपको मिलता है, जो मेटल पर्सनैलिटीज़ होती है ना, स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, चीक बोन्स हाई होती हैं इनकी। ये जॉब जो होते हैं, ये जॉब बोन जो होती है, स्क्वायरिश फेस भी इनका थोड़ा स्क्वायरिश होता है। ठीक है, करेजियस और लीडर टाइप पर्सनैलिटी होती है इनकी। देयर आर ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेसिक टाइप्स विच गिव राइज टू अदर टाइप्स ऑफ फेस। तो कई बार क्या होता है, 2 के वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मेंटल वाइटल टाइप या वाइटल मोटिव टाइप या मोटिव मेंटल टाइप, है ना, 2 फेसेस का कॉम्बिनेशन है ना, तो वो अलग तरह की पर्सनैलिटी बनाएगा। अ मिक्सचर ऑफ मोटिव मेंटल, मेंटल वाइटल और वाइटल मोटिव could also tell us a lot more about their natures. These combination faces are due to natures which are consistent with combination of different characteristic or natures. ठीक है, अब हम देखेंगे हेयर, फेशियल फीचर्स और शेप हो गया। फिर हेयर के हिसाब से हम क्या क्या चीज़ें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर ऑन स्कैल्प एंड बॉडी। ठीक है, बॉडी पे और स्कैल्प पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है हेयर, उसके अकॉर्डिंग। थिकनेस, स्ट्रेटनेस, कलर, ऑल सिग्निफाई कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ब्लॉन्ड हेयर, है ना, ब्राउन से जो कलर के होते हैं, या फिर जिन कोर्स हेयर, कोर्स मतलब जो मोटे थिक हेयर होते हैं, कईयों के बिल्कुल थिन, जैसे सिलिशिया का है वो बिल्कुल फाइन हेयर होते हैं उनके, है ना, थिन स्ट्रेट। टफनेस एंड थिकनेस इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर एज फाउंड इन मर्करीज, नक्सवोमिका, फेरम एंड हिपरसल। तो जो जिनके बाल मोटे होते हैं, थिक और टफ होते हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं, किस तरह के करेक्टर को इंडिकेट करते हैं? स्ट्रेंथ को। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर को इंडिकेट। टफनेस एंड थिकनेस इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर एज फाउंड इन मर्करियस, नक्सवोमिका, फेरम एंड हिपरसल। ठीक है, तो जिनके बाल जैसे थिक होते हैं, है ना, वो क्या इंडिकेट करते हैं कि स्ट्रेंथ वाले, मतलब स्ट्रेंथ को इंडिकेट करते हैं ये। तो उसमें हमारी ये दवाइयाँ आपको सोच सकते हो आप। थिननेस ऑफ हेयर इज ए साइन ऑफ वीक मोरल्स, वीक विल्ड और ए टिमिड पर्सनैलिटी। ठीक है, जो जिनके पतले, और जैसे मैंने बोला सिलिशिया है, कैलगेरिया है, इन लोगों में कैसे बाल होते हैं? पतले होते हैं। ठीक है, ये हमारे वीक विल और टिमिड पर्सनैलिटी को शो करता है। कर्लीनेस ऑफ हेयर कैन इंडिकेट आइदर अ कंफ्यूज पर्सनैलिटी इफ़ द हेयर इज थिन इन टेक्सचर और मोटिफाइड। किसको शो करता है? कंफ्यूज, जैसे जिनके बाल ऐसे गोल गोल से होते हैं ना, पूरे एकदम, कईयों के देखे होंगे एकदम करली होते हैं, तो वो कंफ्यूज पर्सनैलिटी को शो करता है। और if the hair is thin in texture or modified, suppressed individual, if the texture of the hair is rough and thick. Curliness of hair can indicate either a confused personality if the hair is thin in texture
और mortified suppressed individual if the texture of the hair is rough and thick. ठीक है, तो अगर करली है तो वो कैसी है, कंफ्यूज पर्सनैलिटी है, अगर उसमें बाल कैसे हैं उसके, थिन, टेक्सचर में थिन है. और मॉर्टिफाइड और सप्रेस्ड इंडिविजुअल अगर है तो उनके बाल कैसे होंगे, टेक्सचर में रफ और थिक होंगे. ठीक है. दिस माइट हेल्प अस इन डिफ्रेंशिएटिंग ए कैल्केरिया और ए थूजा फ्रॉम मैग्नीशियम म्यूर और स्टेफिसिगेरिया. तो शुरुआत वाले जो थिन और वो थे वो कैल्केरिया और थूजा वाले हो गए, और जो थिक और रफ वाले हो गए वो कौन हो गए, मैग्नीशियम म्यूर और स्टेफिसिगेरिया. नेवर एक्सपेक्ट थूजा, कैल्केरिया, बराइटा और सिलिशिया टू हैव थिक हेयर. ठीक है, तो ये सारी वीक पर्सनैलिटीज़ हैं. थूजा है, कैल्केरिया, बराइटा, सिलिशिया, इनके हमेशा पतले बाल होंगे, पतले सिल्की. मेरे में आ गई ना, जो कैल्केरिया है, थूजा है और बराइटा है, सिलिशिया है, ये सारे पतले हेयर वाले होंगे. ठीक है. और हमारे जैसे मैग्नीशियम म्यूर, स्टैफ है, ये सारे थिक हेयर वाले, रफ थिक. और हमारा नक्स वोमिका, मरकरी, फेरम भी मेटल आ गया ना तो स्ट्रॉन्ग होएगा. और हिपरसल्फ, ये सारे जो हैं कैसे इनके थिक भी होंगे और टफ भी होंगे बाल इनके, है ना. फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर टेल्स अस ऑल्सो देयर होल स्टोरी. फास्टिडियस डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन फास्टिडियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर ऑन द चेस्ट कैन हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्सेनिक एल्बम एंड नक्स वोमिका. तो कई बार बहुत कन्फ्यूज, आर्सेनिक और नक्स वोमिका बहुत ज़्यादा सिमिलर मेडिसिन है ना, कई बार कन्फ्यूज़न होती है, तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. तो जो हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन आर्सेनिक में कैसी है, फास्टिडियस है, और नक्स वोमिका में नॉन फास्टिडियस है. मगर कईयों के बाल देखे होंगे तूने ऐसे बिखरे बिखरे से, अजीब से, और एक के होते हैं पूरे क्लीन. जैसे कईयों के बाल तुमने हेयर का भी देखे होगी, हेयर लाइन कितनी क्लीन होती है एकदम, जैसे लगता है वो मारा हुआ है. कई लोगों की दाढ़ी देखना कितनी क्लीन एकदम मार्क्ड होती है, मार्क्ड लाइनिंग जैसे बनाई हुई हो. जैसे कई लोग आजकल तो लोग करवाते हैं ना वो ऐसे पूरा क्लीन करके, वैसा अगर एक्चुअल में नेचुरल हो तो वहाँ पे आप फास्टिडियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर इसी को बोलेंगे. आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हो. आर्सेनिक के फीचर्स भी बहुत फास्टिडियस टाइप के होते हैं, मतलब इतने उसके क्लियर फीचर्स होंगे, अच्छे शार्प फीचर्स, क्लियर, और मतलब एक फेस को देख के ही लगेगा कितना फास्टिडियस सा बंदा है, सोफिस्टिकेटेड सा. अभी हम गए थे एक दिन ना कॉफ़ी शॉप, वहाँ पे पता नहीं कौन सा कैफ़े कॉफ़ी था या ऐसे था कुछ, तो वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था, काफ़ी लंबा सा था, और उसके मतलब फेस को देख के लग रहा था कितना सोफिस्टिकेटेड सा है वो फेस के. उसके फीचर्स रिफाइंड फीचर्स होते हैं ना, जैसे सिलिशिया में भी रिफाइंड फीचर्स होते हैं, तो वो देख के बालों की उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे एकदम जैसे लग रहा था कितने मतलब प्रॉपर तरीके से बालों की, आईब्रोज देख लो उनकी, दाढ़ी के बाल देख लो, वो वहाँ से ही बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं आपको. तो ये चीज़ों की भी इंपॉर्टेंस है ना, इनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं. ठीक है. बाल्डनेस, इवन द साइट ऑफ बाल्डनेस कैन इंडिकेट ए सीक्रेटिव और एक्सट्रोवर्टेड पर्सन. ठीक है. जो बाल्डनेस जिनको होती है, कईयों के यहाँ साइड से होती है, कईयों के बीच में से होती है ना, तो वो उससे भी हमको पता चल जाता है कि सीक्रेटिव है या एक्सट्रोवर्टेड पर्सन. तो वो तो सिफिलिस हो गया ना एक तरह से. फिर नेल्स. अब ये फिजियोग्नॉमी पार्ट आ गया. फिजियोग्नॉमी भी बहुत अच्छा एक वो है, ज़रिया है हमारी मेडिसिन की एंट्री करने के लिए. अगर आपकी फिजियोग्नॉमी भी स्ट्रॉन्ग है ना तो वहाँ से भी आप बहुत सारी मेडिसिन में एंट्री कर सकते हो, अगर आप उस चीज़ में पक्के हो पूरे. तो नेल्स लेंथ ऑफ नेल्स मोर देन द नेल ब्रेथ और वाइस वर्सा सिग्निफाइज वेदर ए पर्सन इज़ बिजनेस माइंडेड, नर्वस और एप्रीहेंसिव टाइप. ठीक है. लेंथ ऑफ नेल, जैसे कईयों के लंबे होते हैं ज़्यादा, ब्रेथ इतनी नहीं होती, या फिर कईयों की ब्रेथ ज़्यादा होती है और लंबे कम होते हैं. ठीक है. मेरे में ब्रेथ ज़्यादा है, लंबे कम है. कईयों की बिल्कुल ये ब्रेथ भी पतली होती है, चौड़ाई कम होती है और लंबे ज़्यादा होते हैं. तो वहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि बंदा जो है वो बिजनेस माइंडेड है, नर्वस है, एप्रीहेंसिव है या एप्रीहेंसिव टाइप है. देयर थिकनेस, कर्व्स एक्सेट्रा ऑल सिग्निफाइज अ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक, long and short could help us differentiate a natrum group from a kali group or a sensitive person from shrewd business minded or sora from psychosis. ठीक है. तो जो जिनकी लंबी पतली गर्दन होती है वो सेंसिटिव, आर्टिस्टिक, इस तरह के इमोशनल टाइप के लोग होते हैं जैसे नेट्रम में. और जो काली ग्रुप वाले लोग होते हैं वहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उनकी शॉर्ट नेक होती है, बिजनेस माइंडेड होते हैं वो, है ना, श्रूड बिजनेस माइंडेड. और जो लॉन्ग शॉर्ट वाले होते हैं, लॉन्ग वाले होते हैं वो सोरिक हैं, जो शॉर्ट वाले होते हैं साइकोटिक हैं. कईयों के देखे होगा गर्दन ही नहीं होती, हाँ, वो लोग बड़े बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं. फिर एक्सट्रीमिटीज, लॉन्ग, शॉर्ट, रिलेटिव लेंथ ऑफ फिंगर्स, फुट एनालिसिस, इवन द लाइन्स ऑन योर पाम टेल्स द हिडन स्टोरी विच इज़ द इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ए होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. तो जिनके
ये एक्सट्रीमिटीज़ लॉन्ग टॉल होती हैं, वहाँ से भी हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे हमारा कैलकेरिया में है, फॉस्फोरस में फॉस्फोरिक एसिड में, ट्यूबरकुलाइनम में। हाँ, ये जब हम पढ़ते हैं ना मेडिसिन, उसमें भी दिया होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉन्ग टॉल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते कॉन्स्टिट्यूशन में, कलर उसमें बताया होता है, हेयर का कलर बताया होता है, फेस भी कई बार बताया होता है। नहीं, जब हम अपनी नॉर्मल जब मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा होता कैलकेरिया कार्ब का कैसा होता है, ये फेयर फैटी फ्लैबी है ना, शॉर्ट स्ट्रेचर वाले, ये सब लिखा होता है ना, तो वहाँ से तो ये चीज़ें निकली हैं। अगर फिजियोग्नॉमी पढ़नी है वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो फिर पूरा डिटेल होता है उसमें, तो कि अगर ये ऐसे हैं फीचर्स तो उसका नेचर ऐसा होगा, लॉन्ग है, उसके फिंगर्स लॉन्ग हैं तो उनका नेचर ऐसा होएगा, वो सब चीज़ें होती हैं। हमारे वहाँ वनस्थली विद्यापीठ में ना एक मैम थी, उनका वो हमारी ड्राइंग की मैम थी आर्ट्स की, और उनकी उंगलियाँ ऐसे पतली पतली लंबी लंबी होती थी ना, ऐसे एकदम पतली, मेरे को आज तक उनके हाथ याद है, इतने सुंदर थे ना उनके हाथ, एकदम लंबी लंबी ऐसे, और नेल्स इतने लंबे लंबे, तो वो होता है आर्टिस्टिक हैंड। सेंसिटिव बहुत होते हैं ऐसे लोग, आर्टिस्टिक होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो ये चीज़ें पता चल सकती हैं आपको फीचर्स से। फिर है शेप ऑफ द ट्रंक। ऑल दिस अपर ऑब्जर्वेशन हेल्प अस डिटरमाइन नॉट ओनली द नेचर बट ऑल्सो द मियाजम। ऑल दीज अराइज फ्रॉम द सेम जेनेटिक कोड। फिर है मेंटल मेकअप, ठीक है, तो मेंटल मेकअप भी तो हमने देखा था, फिजिकल मेकअप से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। फिर है मेंटल मेकअप से, दिस इंक्लूड मोरल, विल, इंटेलेक्ट, नेचर ट्रेड्स विच आर आउटस्टैंडिंग, इमोशंस एज रिएक्शन, सेंसिटिविटी और अटैचमेंट्स। ठीक है, तो मेंटल मेकअप में हमने क्या क्या देखना है, विल कैसी है, उसकी वीक विल्ड पर्सन है, स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन है। मोरल कैसे है, उसके मोरल पॉइंट ऑफ है कि बहुत मोरलिस्टिक है। इंटेलेक्चुअल है कि इंटेलेक्ट लैक ऑफ है, ठीक है, और उसके नेचुरल ट्रेड्स क्या हैं, ठीक है। इमोशंस जो भी उसके साथ लाइफ में सिचुएशंस बन रही हैं उसमें उसका रिएक्शन क्या है, वहाँ से हम इमोशंस लेते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी, उसकी किन किन चीज़ों को लेके सेंसिटिविटी है, लाइट को लेके या फिर नॉइज़ को लेके है, लाइट को लेके, बहुत सारी चीज़ें हैं सेंसिटिविटी में भी। अटैचमेंट्स उसकी किन चीज़ों से है, तो अब हम देखेंगे इनको डिटेल में। मेंटल मेकअप को, विल इज़ द पावर ऑफ मेकिंग ए रीजन्स, चॉइस और डिसीजन ऑफ कंट्रोलिंग वंस ओन एक्शन। विल क्या होता है, ये एक पावर होता है, इज़ द पावर ऑफ मेकिंग ए रीजन्स, चॉइस और डिसीजन ऑफ कंट्रोलिंग वंस ओन एक्शन, मतलब अपने जो ओन एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने की जो एक चॉइस होती है, डिसीजन होता है, उसी को हम विल कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पूछते हैं ना जब विल के लिए क्वेश्चन, तो हम ये पूछते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए या टेंशन आए, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, तो आप घबरा जाते हो जल्दी से कि फेस कर लेते हो प्रॉब्लम को, उससे निकलने की कोशिश करते हो। तो बहुत लोग बोलते हैं नहीं, हम तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हमको तो मतलब बिल्कुल वो हो जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती हो जाता है, तो वहाँ पर से हम वीक फील लेते हैं। या फिर जब पेशेंट बोलते हैं कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो मैं उससे निकल जाता हूँ, तो वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ लेते हैं, ठीक है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है उनकी। द असेसमेंट ऑफ दिस पावर और ए फोर्स हेल्प अस टू डिसाइड वेदर ए मैन इज़ वीक विल्ड, टेमिड पर्सन और ए स्ट्रॉन्ग विल्ड, पॉजिटिव, एग्रेसिव, परसिवरिंग पर्सन, ठीक है। तो इस पावर, इसको हम असेसमेंट अगर हम करेंगे विल पावर की, तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि पर्सन जो है वो वीक विल्ड है, टिमिड है, या फिर स्ट्रॉन्ग विल्ड, पॉजिटिव, एग्रेसिव, परसिवरिंग वाला पर्सन है। पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग विल्ड कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आर्सेनिक, कैम्फर, कॉस्टिकम, फेरम एंड अदर मेटल्स, ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन वाले हैं। हीपर सल्फ, मरकरी, ये सारे लेक्सिस, नक्सोमिका, सीपिया शुड स्टैंड आउट फ्रॉम द वीक विल्ड पल्सटिला, सिलिशिया, ब्राइटा, कैलकेरिया, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे ऊपर वाले आर्सेनिक, कैम्फर, कॉस्टिकम, फेरम, मेटल्स, हीपर सल्फ, मरकरी, लैक्सिस, नक्सोमिका, सीपिया, ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग विल्ड हो गए, और वीक विल्ड में आ गई हमारी पल्सटिला, सिलिशिया, ब्राइटा, कैलकेरिया, ठीक है। ये फाइदर ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिविटी और टिमिडिटी, करेजियसनेस और कवार्डाइसनेस इज मार्क्ड और आउटस्टैंडिंग इन एन इंडिविजुअल। तो में से इन दोनों की करेक्टरिस्टिक जो होते हैं, पॉजिटिविटी और टिमिडिटी, करेजियसनेस या कवार्डाइसनेस, ये हमारा हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। देन वी शुड बियर इन माइंड दैट द सिमिलिमम विच वी अराइव एट शुड कवर दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ विल। तो जब भी हम सिमिलिमम को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हमको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि वो उसके जो विल पावर है वो भी उसके साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। मोरल्स एंड कंसाइंस एज वी हैव ऑलरेडी मैंशन अर्लियर, और डिलीजेंस in a person help us to differentiate immoral remedies like anacardium, tarantula, stramonium, veratrum album from conscientious constitution like ignitia, iodum, silicia and staphylococcus.
तो मोरल्स और कंसाइंस जो है हमने पहले भी देखा था। तो जो डिलीजेंसी है वो हमको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है इमोरल रेमेडी की मोरल रेमेडीज़ से। तो जो हमारे ये सारी हैं इमोरल रेमेडीज़, जैसे एनाकार्डियम है, टेरेंटुला है, स्ट्रेमोनियम है, वेरेट्रम एल्बम है, ये सारे इमोरल हैं और नॉन कंसेंशियस हैं। और इग्निशिया, आयोडम, सिलीशिया, स्टेफिसिगेरिया, ये सारे हमारे कंसेंशियस रेमेडीज़ हैं। कंसेंशियस पता है जिनके अंदर सेंस होती है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। फिर है इंटेलेक्ट। अब जिनको पता ही नहीं है उस चीज़ का, जिनके अंदर उस चीज़ की सेंस ही नहीं है, तो वो उस चीज़ को कैसे फॉलो करेंगे। फिर इंटेलेक्ट। द नॉलेज क्रेविंग इंटेलेक्चुअल पर्सन राइटिंग इंटेलिजेंट स्टोरीज, नॉवेल्स, आर्टिकल्स, बुक्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम पीपल लैकिंग इन इंटेलेक्ट लाइक हेलिबोरस, ब्रूफो, एथूजा एंड अदर फुलिश इडियोटिक रेमेडीज। ठीक है, तो जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनके अंदर क्रेविंग होती है नॉलेज को गेन करने की। नॉलेज क्रेविंग इंटेलेक्चुअल पर्सन राइटिंग इंटेलेक्चुअल स्टोरीज वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो फुलिश मेडिसिन हैं, फुलिश इडियोटिक रेमेडीज़ हैं, हेलिबोरस, ब्रूफो और एथूजा से। दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विल, मोरल्स मतलब मोरल्स एंड कंसाइंस एंड इंटेलेक्ट आर इनेट कैरेक्टरिस्टिक। इफ प्रोमिनेंट दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूब्रिक टू बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द सिमिलिमा। ठीक है, तो इनेट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इनेट मतलब जो जन्म से ही होते हैं। इनेट का ये मतलब होता है जो बाई बर्थ हमको मिली होती हैं, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सिमिलिमम को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये हम फर्स्ट वाला देख रहे थे। फिजिकल मेकअप इंक्लूड्स, फिजिकल मेकअप हमने देखा जिसमें हमने देखा हाइट, वेट, स्ट्रेचर, फेशियल फीचर, शेप्स, हेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, नेल्स, नेक, एक्सट्रीमिटी, शेप ऑफ द ट्रंक। फिर है मेंटल मेकअप हमने देखा, उसमें हमने विल देखा, मोरल देखा, इंटेलेक्ट देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब बी आ गया जिसमें हमारा नेचुरल ट्रेट्स आएंगे। नेचुरल ट्रेट्स आर अनडिजीज्ड बट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल। नेचुरल ट्रेट्स वो होते हैं जो अनडिजीज्ड होते हैं, मतलब उसका बीमारी से कोई लेना देना नहीं होता, मगर वो उस बंदे का एक प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। एवरी इंडिविजुअल इज ए बंडल ऑफ ट्रेट्स, दैट इज टिमिडिटी, करेजियसनेस, कोवार्डाइस, रिलीजियसनेस, डिसीटफुलनेस, माइल्डनेस, कंटेंटेडनेस, डिसकंटेंटेडनेस, हॉटीनेस, ऑब्स्टिनेसी एंड यील्डिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई हमारी नेचुरल ट्रेट्स में। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ट्रेट्स इन वेरियस परम्यूटेशन आर व्हाट डिसाइड द इमोशनल रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड डिजीज ही इज सपोज टू सफ़र फ्रॉम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो करेक्टर्स हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या करता है, जो वो बंदा है जो डिजीज़ से सफ़र कर रहा है उसके लिए उसके अंदर कौन सी इमोशनल रिएक्शन निकल के आएगा, या फिर उस बंदे के अंदर वो कौन सा रिएक्शन दे रहा है उस डिजीज़ से सफ़र होने की वजह से, वो ये चीज़ें डिसाइड करती हैं हमारी। ये कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स जो ये सब हमने देखा, क्वाइडाइस, रिलीजियसनेस, डिसीटफुलनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे उस रिएक्शन पे हमको, मतलब उस बीमारी के लिए जो उसका रिएक्शन, अब जैसे हम लोग कई पेशेंट से पूछते हैं ना कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आपका अपनी बीमारी को लेके क्या सोचना है, तो हर बंदा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। कई लोग बोलते हैं मुझे तो बहुत डर लगता है कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, है ना। कुछ लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, दवाइयाँ हैं, खाएंगे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो वो करेजियस टाइप हो गए लोग, है ना। या फिर कुछ लोग तो बोलते हैं अरे नहीं मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने आप भी ये चीज़ ठीक कर सकता हूँ, बस मुझे ये था कि चलो थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है तो मैंने तो चलो आपको दिखा देता हूँ, तो हॉटीनेस आ गई है उसकी, कि मतलब वो अपने आप में कोई कमी मानना ही नहीं चाहता उस चीज़ को, है ना। तो ये सारे जो है वो उसको जो बीमारी है उसका जो रिएक्शन निकल के आता है ना, वो वहाँ पर ये करेक्टर फिर हमको देखने को मिलते हैं। इसके रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल टू डिफरेंट सिचुएशन इन लाइफ हेल्प अस टू एनालाइज द नेचुरल ट्रेट इन द पर्सन। जो भी पर्सन का रिएक्शन होता है डिफरेंट सिचुएशन में उसकी लाइफ में जो हो रही होती हैं, वो हमको क्या हेल्प करता है, उसके नेचुरल ट्रेट को बताने में हेल्प करता है। आफ्टर डेथ ऑफ ए लव्ड वन, हाउ द पर्सन रिएक्टेड टू द न्यूज़, whether it was sadness for the loss, or was it anger for not being able to do anything to prevent the loss, or whether he blames himself for the whole situation, or whether the individual is completely indifferent to the loss. All these circumstances help us to understand the natural trait of an individual. अब सर हम लोग को विजयकर सर के भी सेमिनार में हमने सुना था, तो उन्होंने भी वो भी ऐसे एग्जाम्पल देते थे, जैसे कोई एक पर्सन है, उसके 4 बेटे हैं, ठीक है, उसके फादर की डेथ हो गई, तो वो चारों लोगों का रिएक्शन अलग होगा। एक बंदा सोचेगा, एक बेटा सोचेगा अरे मेरे बिजनेस में कितना सपोर्ट था मेरे पापा का, तो वो सपोर्ट चला गया, है ना। एक जो सोचेगा वो सोचेगा कि
मतलब पापा मेरे से कितना प्यार करते थे, मुझे कितना लव था, कितना वो मेरे को वो देते थे, इमोशनल सपोर्ट देते थे, वो चला गया। एक बंदा सोचेगा कि अरे यार पता नहीं उन्होंने मेरे को हिस्से में मेरे को पार्टी मतलब पूरा बराबर बराबर दिया होगा कि नहीं, मुझे कहीं कम तो नहीं दिया होगा। मनी माइंडेड जो होएगा वो ऐसे सोचेगा, है ना। तो सबका रिएक्शन अलग अलग। एक जो होएगा उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो अपना नॉर्मल लाइफ में मतलब उसको दिखेगा ही वो इंडिफरेंट टाइप का जैसे। तो वही चीज़ें इन्होंने यहाँ पे समझाई हैं कि हर एक पर्सन का अपना एक रिएक्शन होता है हर सिचुएशन को लेके। All these circumstances help us to understand the natural trait of the individual. From the above circumstances, we come to know whether the person has tremendous anger or is easily grieved. Does he have anxiety of conscience or is completely indifferent or apathetic to the loved one? जैसे इन्होंने 4 सिचुएशन बताई ना। जो पहला वाला था वो क्या सोच रहा था, पहला रिएक्शन क्या था कि सैडनेस में चला गया, वो ग्रीफ में, है ना। सेकेंड वाला जो था वो डर में चला गया, गुस्से में चला गया, लॉस और सैडनेस फॉर द लॉस और वॉज इट एंगर नॉट बीइंग एबल टू। और थर्ड वाला जो था वो इंडिफरेंट टू द लॉस, ये हो गया हमारा कम्प्लीटली इंडिफरेंट और एपैथेटिक टू द लव्ड वन। ये तीनों सिचुएशन का इन्होंने बता दिया। फिर है नेचुरल ट्रेट हो गया, फिर है द इमोशनल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एंगर, सैडनेस। ये हमारा वही चल रहा है मेंटल मेकअप का। मेंटल मेकअप में हमने फर्स्ट देखा था विल, मोरल एंड इंटेलेक्ट, ठीक है। विल, मोरल, इंटेलेक्ट हो गया। सेकंड हमारा है नेचुरल ट्रेट्स जो अभी हमने देखा, जो रिएक्शंस अलग अलग थे सभी के। अब थर्ड है हमारा द इमोशंस एज अ रिएक्शन। द इमोशनल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एंगर, सैडनेस, फियर, एंग्जाइटी, फीलिंग, सेंसेशंस, अर्जेस, ड्राइव्स, इल्यूजन, डिल्यूजन आर डिजीज मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, जो हमारे डिजीज़ होने के बाद जो एक वो रिएक्शन निकलता है, वो हमारा क्या होता है, एक वो डिजीज़ का मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है। Nevertheless, they are always as a result of natural trait, will, moral, intellect and sensitivity of the individual constitution. और ये हमारा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे will, moral, intellect और sensitivity of the individual constitution के उस पर डिपेंड करता है। They may form core of mind but not man as a whole. ये हमारे माइंड का एक कोर तो बना रहा है मगर एज अ होल नहीं बना रहा मैन को, ठीक है। ये भी एक पार्ट है उसका, ठीक है, जो इमोशंस निकल के आ रहे हैं। They may lead you to the right minimum provided the remedy indicated by them covers the will, intellect, thermals, thirst, generals and other natural traits, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसका विल, उसका इंटेलेक्ट कैसा है, थर्मल्स उसके क्या हैं, थर्स्ट कैसा है, जनरल में उसके क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, और उसके अदर नेचुरल। नॉट गिव ए पेशेंट बराइटा कार्ब जस्ट बिकॉज ही फील्स हेल्पलेस एवरीवेयर। हम सिर्फ मतलब ऐसे एक चीज़ को देख के कि वो हेल्पलेस फीलिंग वाला है तो हम उसको सिर्फ बराइटा कार्ब भी दे जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ही हैज़ टू बी मेंटली, फिजिकली एंड जनरल्स वाइज बराइटा कार्ब। उसकी हर एक चीज़ में आपको वो चीज़ दिखनी चाहिए, उसके मेंटल में भी, उसके फिजिकल में भी, उसके जनरल्स में भी। जब बराइटा कार्ब दिखेगा तभी वो एज अ होल हमको बराइटा कार्ब देने को इंडिकेट करेगा। ही हैज़ टू हैव नेचुरल ट्रेट्स ऑफ बराइटा कार्ब, लाइक टिमिडिटी होनी चाहिए उसके अंदर, बैशफुलनेस होनी चाहिए, तो समटाइम्स इंटेलेक्चुअल होएगा, ठीक है। लैक ऑफ फर्टाइल माइंड होएगा और थिंकिंग पावर्स, जैसा जैसा आप बोल दो वैसा वैसा ही करता है, अपने आप से कोई उसकी अलग से थिंकिंग या क्रिएटिविटी नहीं होती बराइटा में। तो देखा होगा ज़्यादातर जो ये फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करने वाले लोग होते हैं, जो कई सालों से एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर बराइटा क्राइटेरिया से होते हैं। इनको एक ट्रैक पे बस, जो लोग प्रोडक्टिव होते हैं, रिस्क लेने वाले होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, वो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आपने देखा होगा 20-20, 25-25 साल से लोग एक ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये चीज़ें सोच सकते हैं। बराइटा लाइक टिमिडिटी, बैशफुलनेस, दो समटाइम्स इंटेलेक्चुअल होता है मगर एक सेम फील्ड में इंटेलेक्चुअल होता है। लैक ऑफ फर्टाइल माइंड और थिंकिंग पावर, सर तो ये भी बोलते थे जो मोस्ट ऑफ द सर्जन्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर बराइटा होते हैं क्योंकि वो एक ही फील्ड में मतलब 25 साल 50 साल से वो एक ही तरह के ऑपरेशन कर रहे थे और उसमें पूरे परफेक्ट होते हैं। वो इंटेलेक्चुअल वहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। माइंड और थिंकिंग पावर, ही हैज़ टू बी चिली, थर्स्टी, विद राउंडेड फीचर्स होने चाहिए, एक्सेट्रा। एंड अबव ऑल ही हैज़ टू बी मियाजमेटिकली साइकोटिक, ठीक है। साइकोटिक मियाजम उसमें प्रिडोमिनेंटली होना चाहिए। द नेचुरल ट्रेट्स आर ऑब्टेन्ड इन हिस्ट्री बाई ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट। अब हम ये कैसे देखेंगे नेचुरल ट्रेट्स को हिस्ट्री में, एक तो हमको ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, डिडक्शन फ्रॉम रिएक्शन टू वेरियस इंसिडेंट्स इन लाइफ, ठीक है। जो भी उसकी लाइफ में सिचुएशंस बन के आई हैं वहाँ से हमको उसका रिएक्शन निकालना है, ठीक है। और फिर फोर्थ आ गया हमारा सेंसिटिविटी, ठीक है। तो विल और मोरल इंटेलेक्ट हो गया और ये हो गया नेचुरल ट्रेट्स हो गए और इमोशनल रिएक्शन हो गया। फोर्थ है हमारा सेंसिटिविटी। एनी स्पेशल सेंसिटिविटी टू रूडनेस,
रिप्रीमेंट्स, क्रिटिसिज्म, इंसल्ट, सोशल पोजीशन एक्सेट्रा रिफ्लेक्ट्स अगेन ऑन द नेचुरल ट्रेट्स। ठीक है, अब कई लोग जो होते हैं उनको जोर से बोल दो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कई लोग होते हैं उनको हल्का सा जोर से बोल दो उनका रोना निकल जाता है। मुझे सर की वो बात याद आती है मावी सर की ना। एक बार एक पेशेंट आए तो उनके पेमेंट का कुछ पंगा हो गया था, तो सर ने ऐसे जोर से डांटा मुझे। मैंने पैसे उनसे पहले नहीं लिए था, फिर बाद में उन्होंने मेडिसिन बनवा के और बोलते हैं नहीं हमको इतने दिन की चाहिए थी, है ना। तो सर ने बोला पहले पेमेंट लिया करो कितने दिन की मेडिसिन लेनी होती है, फिर उसके बाद मेडिसिन पैक किया करो, है ना। तो उस चीज़ पे सर ने ऐसे मेरे को बोला हुआ जोर से, तो मैं रोने लग गई रोने लगी। सर बोलते हैं क्या हो गया तू क्यों रो रही है, अब समझाऊंगा नहीं मैंने बोला सर प्यार से डांटना चाहिए था ना। तो सर बोलते हैं प्यार से कैसे डांटा जाता है तो ये चीज़ होगी, मतलब ये चीज़ें देखो छोटी छोटी सी चीज़ें ना कैसे आपके माइंड को वो दिखाती है ना। तो सेंसिटिव टू रूडनेस आ गया यहाँ पे ना। तो सेंसिटिविटी टू रूडनेस, रिप्रीमेंट्स क्या होता है, मतलब प्यार से भी उसको झिड़की भी दो तो वो भी चीज़ उसको बुरी लग जाती है, चाहे वो उसके भले की बात समझा रहे हो, है ना। क्रिटिसिज्म, वहाँ पे सेल्फ इस्टीम आ जाती है कि आपने सभी के सामने मुझे ऐसा बोल दिया या मैंने जो काम किया था उसको क्रिटिसाइज़ कर दिया, तो वहाँ पे सेल्फ इस्टीम आ जाती है, तो ये हो गया। इंसल्ट भी होता है कई लोगों को जो सबके सामने कुछ ऐसा बोल दिया, इंसल्ट फील, जैसे एम्बेरसमेंट, इंसल्ट, सोशल पोजीशन, ये सारी चीज़ें उसके नेचुरल ट्रेट्स को दिखाती हैं। अटैचमेंट्स, इफ़ मार्क्ड एज क्लिंगिंग टू मदर, लवर, फ्रेंड, ठीक है। अब अटैचमेंट आ गया तो उसमें हमने ये देखना है कि उसकी क्लिंगिंग किसी से तो नहीं है, मदर से, उसके लवर से या फ्रेंड से, डॉग से, चिल्ड्रन से। फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स फॉर रिपर्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर है लास्ट जनरल मेकअप। जनरल मेकअप में क्या आएगा, अटैचमेंट तो ये हो गया हमारा मेंटल मेकअप था सेकंड। अब थर्ड हमारा जनरल मेकअप। हमने सबसे पहला देखा था फिजिकल मेकअप, ठीक है। सेकंड हमने देखा मेंटल मेकअप और थर्ड अब हम देखेंगे जनरल मेकअप, जो पूरा एज अ होल हमको दिखाएगी पेशेंट को। तो ये तीनों मिलके ही एज अ होल हम डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, जिससे हमारे राइट से मिनिमम निकल के आएगा। तो जनरल मेकअप में हम क्या क्या इंक्वायरी कर सकते हैं। दिस इंक्वायरी इंक्लूड्स एनर्जी और एक्टिविटी, आपकी एनर्जी कैसी है, एक्टिविटीज़ कैसी हैं आपकी, है ना। स्पीच कैसा है उसका टाइप, स्पीच टाइप, जो लोग कई लोग बड़ी फास्ट बोलते हैं, आधे वर्ड्स खा लेते हैं अंदर ही, वेरी हेस्टी स्पीच, है ना। तो वो देखना है हमने। कई लोग बड़ा आराम से बात करते हैं, स्लोली, है ना, स्लो स्पीच, या फिर इनकोहेरेंट स्पीच, बहुत सारी स्पीच में भी बहुत सारे हैं। लाउड, वो टॉक में जैसे लाउड टॉकर्स होते हैं कई, है ना, तो वो सब चीज़ें हमने देखनी। टॉलरेंस और इनटॉलरेंसेस, ठीक है। थर्मल, हॉट, चिली, एम्बी थर्मल, एपेटाइट, क्रेविंग्स, एवर्जन्स, ठीक है। ये सारा कुछ हमने देखना है जनरल मेकअप में। थर्स्ट देखनी है उसकी, सेक्सुअल फंक्शंस उसके कैसे हैं, ठीक है। और ऑर्गन्स ससेप्टिबिलिटी देखनी है, ऑर्गन की ससेप्टिबिलिटी देखनी है। कैरेक्टर्स पिक्यूलियर टू दैट पर्सन, जो उस पर्सन के लिए कुछ ऐसे पिक्यूलियर कैरेक्टर्स भी होंगे वो भी देखने हैं। उसके एग्रवेशन, उसकी एम्लोरेशन देखनी है ना। और टाइम या सीज़न इफेक्ट कुछ होता है, जैसे पीरियोडिसिटी वगैरह जैसे कई बार आती है, या कोई वेदर, पर्टिकुलर वेदर में उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो देखना है हमने, ठीक है। तो ये सारा हो गया। एनर्जी एक्टिविटी जो होती है वो हमारे एक्यूट में बहुत हेल्प करती है। डल है या फिर वो वर्बली एक्टिव है, ज़्यादा हो गया है, कई बार एक्यूट में वर्बली ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंस है। फिर है हमारा जी, अब इसको इन्होंने डिटेल में बताया हर एक हेडिंग को। एनर्जी एक्टिविटी, द सम टोटल ऑफ विच द लैक ऑफ इट और एक्सेस ऑफ इट रिप्रेजेंटेड बाई स्पीड और फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। जो एनर्जी वाले लोग होंगे, हार्ट स्पीड, फास्ट स्पीड होगी उनकी, ठीक है। स्लो, फास्ट, मीडियम, इससे हम निकाल सकते हैं कि जो रेमेडी है वो फास्ट वाली है कि स्लो वाली है कि मीडियम वाली है, तो हमारे को एनर्जी से ये पता चलेगा। स्पीड ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जो लोग कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं एकदम से उनका फटाफट से जवाब आ जाता है। रूब्रिक्स ऑफ वाइवेशियसनेस, रेस्टलेसनेस, लिथार्जी, टॉर्पर, स्लोनेस, क्विकनेस कैन फॉर्म अ कोर ऑफ रिपर्टराइजेशन इफ मार्क्ड और आउटस्टैंडिंग इन दैट इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो हमारे स्लो हैं, टॉर्पर वाले, लिथार्जिक हैं, ये लोग हमारे लो एनर्जी वाले हो गए। जो क्विकनेस हैं, वाइवेशियस हैं, रेस्टलेस हैं, ये सारे हमारे हाई एनर्जी वाले हो गए, ठीक है। फिर है सेकंड स्पीच, मैनी टाइम्स लीड अस टू अ सिमिलिमम इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज इट कैन नॉट बी कवर्ड अप, द पेशेंट इज नॉट अवेयर दैट हिज स्पीच इज ऑब्जर्व्ड और इंटरप्रेट। Different types of speech or talks are natural to different constitution and it is innate characteristic arising out of the genetics, ये भी हमारा by birth ही होता है। Case has to be taken to rule out any pathological cause, that is jerky speech, कई लोग की jerky speech होती है। हेजिटेटिंग स्पीच, जो हेजिटेट करके बात करते हैं। कई लोग की लाउड होती है, जैसे संदीप जी हैं, लाउड, है ना। कईयों की हेस्टी होती है, बहुत जल्दी बोलने वाले,
कई लोग की स्लो होती है जो आराम आराम से, कई लोग बड़े वाइवेशियस होते हैं, मतलब फेस से उनके पूरे एक्सप्रेशंस दिखेंगे आपको, है ना, और कई लोग बड़े फॉर्मल होते हैं, ठीक है। इस तरह की स्पीच ये आप रूब्रिक्स डाल के और रिपर्टराइज करके मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर ये मिल रहा है तो एक हमारे लिए ये प्लस पॉइंट मिल गया ना, हमको एक हिंट मिल जाता है। कॉज और एलिमेंट्स फ्रॉम, फिर हमारा कॉज और एलिमेंट्स फ्रॉम आ गया। टॉलरेंस इंटॉलरेंस, cause and elements from is the first probe every homeopath has to perform. Nothing in this world occurs without a cause, ठीक है, कोई भी चीज़ बिना cause के नहीं है। So also man's sickness or impairment of immunity cannot occurs without a cause. We owe our immunity to protein balance in our body, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी क्या है, हमारी बॉडी का जो प्रोटीन बैलेंस है वही हमारी इम्यूनिटी है। रेसिप्रोकली इम्यून इम्पेयरमेंट इज पॉसिबली ओनली ड्यू टू प्रोटीन इम्बैलेंस। तो इम्यून इम्पेयरमेंट क्यों होती है, ड्यू टू प्रोटीन इम्बैलेंस की। तो प्रोटीन बैलेंस कैन बी डिस्टर्ब बाई, प्रोटीन बैलेंस कैसे कैसे डिस्टर्ब हो सकता है, इमोशनल अपसेट की वजह से, ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विच आर प्रोटीन्स, ठीक है। कोई जब हम इमोशनली अपसेट होते हैं तो जो सिक्रेशंस होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के, जो प्रोटीन होते हैं, उससे हमारा वो इम्यूनिटी इम्पेयर्ड हो सकती है। सेकंड किस चीज़ से हो सकती है, वैक्सीनेशन से, विच आर इम्यूनोग्लोबिन्स एंड प्रोटीन टेम्परिंग, ठीक है। जो हमारे वैक्सीनेशन होते हैं वो क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, वही IgG IgE होते हैं, वो भी प्रोटीन होते हैं, तो उससे भी डिस्टर्ब हो सकती है हमारी इम्यूनिटी। एंटीबायोटिक से जो टॉक्सिक प्रोटीन लिब्रेशन, जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो जो बैक्टीरिया मरता है उससे जो प्रोटीन निकलता है टॉक्सिक प्रोटीन, वो भी हमारे प्रोटीन के इम्बैलेंस में रोल प्ले कर सकता है। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आ गया उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के प्रोटीन में इम्बैलेंस आता है, इन विट्रो टॉक्सिन लिब्रेशन की वजह से। फिर है एनिमल बाइट्स या इंसेक्ट बाइट्स हो गई कोई, या पॉइजनिंग हो गई, इनसे भी ऑल इंडक्शन ऑफ फॉरेन प्रोटीन, ये सारे हमारे बाहर से कोई फॉरेन प्रोटीन आया तो अंदर के प्रोटीन में इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर है टिश्यू इंजरी हो गई कोई, विच कॉजेज प्रोटीन लिब्रेशन फ्रॉम डिस्ट्रॉयड टिश्यू, जो टिश्यू इंजरी हुई तो वहाँ से जो टिश्यू इंजर्ड हुआ है उससे प्रोटीन निकलेगा, तो उसकी वजह से भी इम्बैलेंस हो सकता है। इमोशनल अपसेट्स आर द मेन कॉज विच हैव टू बी प्रूव्ड। इमोशनल अपसेट बहुत मेन कॉज होता है, इसलिए हमको यहाँ पे जरूर प्रूव करना चाहिए। वेदर एलिमेंट्स हैव स्टार्टेड आफ्टर एंगर, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, लॉस एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि उसको कहाँ से एलिमेंट्स आए हैं, कोई गुस्सा हुआ है या ग्रीफ आया, कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लॉस हुआ है। वी कम टू नो डैट द कॉन्स्टिट्यूशन वी आर फेसिंग इज बैडली अफेक्टेड बाई दिस पर्टिकुलर इमोशंस। टाइप ऑफ डिजीज एंड सिम्टम ऑफ डिजीज हेल्प अस टू एक्सेस द मियासम। अब हम ये देखेंगे कि जो टाइप ऑफ डिजीज़ होता है और जो सिम्टम्स आते हैं डिजीज़ के, उससे हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से मियासम की प्रॉब्लम आई है। तो द डिजीज़ टाइप वेदर इन्फ्लेमेटरी और ओनली साइकोलॉजिक डिसफंक्शन और सेंसिटिविटी विच इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी इज सोरिक डिजीज़, ठीक है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है, कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस वाली आ गई, या फिर कोई फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन ही हुआ है, कुछ ज़्यादा अपसेट नहीं हुआ है, कोई पैथोलॉजिकल और ऐसे कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह नहीं आए हैं, तो वहाँ पे जाकर आपको सोरिक मियाज़म देखने को मिलेगा। जैसे एक्जिमा है, राइनाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, नॉन गोनोरियल आर इंडिकेटेड ऑफ ए पर्सन इन ए सोरिक फेज। सेकेंड, द डिजीज टाइप वेदर देयर इज एक्यूमुलेशन, थिकनिंग, ग्रोथ, ट्यूमर्स आर ड्यू टू साइकोसिस। People having warts, callosities, corns and other excrescences are pointing towards psychotic drug as a similima. The disease where there is distortion, perversion, destruction are generally syphilitic. तो distortion हो गई, कोई भी बॉडी का पार्ट डिस्टॉर्टेड आपको दिख रहा है, ठीक है, नोज़ है या फिर फेस का शेप भी कुछ ऐसा है, या कईयों के ईयर बड़े डिस्टॉर्टेड से आपको दिखते हैं, या एक्सट्रीमिटीज़ में डिस्टॉर्शन, कुछ भी है तो वहाँ पे आप सिफिलिस के बारे में सोचेंगे। परवर्जन में जैसे हम सेक्सुअल परवर्जन के बारे में पढ़ते हैं, लव टुवर्ड्स ओन सेक्स, है ना, तो वो सब परवर्जन में आता है, वो सब सिफिलिस है। जैसे ये आजकल हो रहा है ना, लेस्बियंस वगैरह, ये सब सिफिलिस में आता है, ठीक है, परवर्जन में। डिस्ट्रक्शन, कोई डिस्ट्रक्शन आपको दिख रही है बॉडी में, ठीक है, ये सारे हमारे सिफिलिस मियाज़म में आते हैं। ऑल दीज आर अकम्पनीड बाई रिस्पेक्टिव सोरिक, साइकोटिक एंड सिफिलिटिक बिहेवियर। देयर कैनॉट बी ए राइट सिमिलिमम विदाउट कंसिडरेशन ऑफ मियाज़म। कभी भी हमको राइट सिमिलिमम नहीं मिल सकता अगर आप मियाज़म को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जो मियाज़म को भी कंसीडर करना ज़रूरी है। दिस हेल्प अस टू नो विच ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ में बी इंडिकेटेड, और हमको इससे पता चलेगा कि कौन से ग्रुप की मेडिसिन इंडिकेटेड है हमारे पेशेंट के लिए। इट ऑल्सो हेल्प अस टू डिसाइड ऑन पोटेंसी एंड रिपीटिशन, और ये हमारी पोटेंसी और रिपीटिशन में भी हेल्प करना है। जैसे साइकोटिक में हम लो पोटेंसी देते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इन चीज़ों में भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 6 हो गया है, और इसमें है तो ऐसे चैप्टर 9। तो अब नेक्स्ट जो चैप्टर है 7 चैप्टर में केसेस ही हैं,
केसेस पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो हमने इस बुक में सारा पढ़ा है उसका सारा हमको इसमें रिजल्ट पता चलेगा कि हमको कुछ समझ में भी आया कि नहीं। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं। फिर है उसके बाद चैप्टर 8 में है प्रूफ ऑफ सिमिलिमम। जो भी हमारी सिमिलिमम है उसके क्या प्रूफ होने चाहिए, कि हमारी मेडिसिन हमने दी तो उसके बाद जो फॉलोअप आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए। अगर वो हमारा ये जो इसमें इन्होंने दिया है प्रूफ ऑफ सिमिलिमम से मैच खाता होगा तो हमारी मेडिसिन सही है। फिर उसके बाद है लास्ट चैप्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्रेशन। और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि अगर हमने मेडिसिन दी है और फॉलोअप में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रही है तो हम देखेंगे कि वहाँ पे कौन किस किस तरह के सप्रेशन हो सकते हैं, वो हमको देखने को मिलते हैं अपने फॉलोअप्स में। तो ये फिर हमारी बुक ये फिनिश हो जाएगी। और हमने मॉड्यूल 2 के लिए भी जाना है अभी दिसंबर में बोल रही हूँ, अभी इसी मंथ के लास्ट में जाना है 24 को। 25, 26, 27, 28 4 दिन का है मॉड्यूल 2। तो उसके बाद फिर हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम ये फिनिश करके जाएंगे अपना थ्योरी ऑफ सप्रेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर आपको हमारी स्टडी अच्छी लगती है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने होम्योपैथिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।